कल अपन ने 11th क्लास का एक चैप्टर शुरू करा था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो उसको बेटा अपन कंटिन्यू करते हैं। कल अपन ना अपना ये जो चैप्टर था ये वहां तक हो गया था कि नेफ्रॉन की एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दी थी अपन ने कि नेफ्रॉन क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, उसकी जो संरचना है वो क्या होती है, ठीक है, ये कितने पार्ट से मिलके बना होता है। तो इसमें कितने पार्ट बताए थे अपन ने नेफ्रॉन में कि एक तो इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या था कि कोई आर्टरियोल आ रही थी, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, कैपिलरीज में, है ना, बहुत सारी कैपिलरियां बन रही थी, उसके गुच्छे को आप ग्लोमेरुलस बोल रहे थे भाई। तो एक तो ग्लोमेरुलस था, फिर वो निकल रही थी इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट बोले तो एग्जिट, ठीक है। और एक ट्यूबुलर पार्ट होता है, एक ऐसा पार्ट होता है ट्यूबुलर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो भाई, ये जो पार्ट है ना, ये वाला देखो, इसके अंदर ये एंटर कर रही है, तो ये एफरेंट आर्टरियोल है। यहाँ पे ये कौन सी आर्टरियोल है, एफरेंट, और इससे ये एग्जिट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन इफरेंट आर्टरियोल। हिंदी में बोले तो अभिवाही और एक अपवाही, ठीक है। अभी मतलब जो पास में आ रही है, अभी अप मतलब जो दूर जा रही है भाई, ठीक है। चलो देखते हैं अभी यहाँ पे। तो ये तो अपनी हो गई एफरेंट आर्टरियोल, और ये जो है ये हो गई अपनी इफरेंट आर्टरियोल। चलो इतनी बात ठीक है। अब ये बहुत सारी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई है, ये किस में कन्वर्ट हो गई, कैपिलरीज में। इसको तुम क्या बोल रहे हो, ग्लोमेरुलस बोलते हो भाई। क्या बोला आपने इसको, ग्लोमेरुलस, यानी गुच्छा है ये कैपिलरीज का। चलो, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है भाई आपको, ये वाला, ये कैप्सुलर पार्ट, ये एक प्याले की जैसे स्ट्रक्चर है जिसको बोमेन्स कैप्सूल बोलते हो, ठीक है। क्या बोला आपने इसको, बोमेन कैप्सूल। और ये वाला जो पार्ट है ये इसका ल्यूमेन है भाई। ये वाला जो पार्ट इसमें ना थोड़ा कम दिखाया गया है, ये वाला पार्ट ये है ल्यूमेन, ठीक है। इसके जस्ट नीचे वाला जो ये पार्ट है ये है पीसीटी। कौन सा है, पीसीटी। ये है लूप ऑफ हेनले, यानी ये यू शेप है भाई। देखो ये कैसा है, ये यू शेप है। तो इसका ये जो पार्ट है थोड़ा थिक होता है, ये भी थिक पार्ट है, और नीचे जाके ये थिन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी इसमें प्रॉपर दिखाया नहीं गया। फिर इसकी बात करेंगे तो ये डीसीटी हो गया भाई। ये कौन सा पार्ट हो गया, डीसीटी, ट्यूबुलर पार्ट की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ विशेष प्रकार की सेल, इनकी बात करेंगे अपन। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। फिर ये जाके कलेक्टिंग डक्ट हो गई है। ये कौन सी हो गई, कलेक्टिंग डक्ट। ये डक्ट बह लेने वाला हो गया पार्ट, ठीक है। तो ये तो ट्यूबुलर पार्ट हो गया इसका, और ये वाला कौन सा, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट हो गया। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे है कि बोमेन्स कैप्सूल, यहाँ पे क्या है, ये बोमेन्स कैप्सूल के बारे में बताना है अपने को। तो देखो भाई, बोमेन्स कैप्सूल जो है इसकी दो वाल होती है, एक आउटर वाल होती है, एक इसकी इनर वॉल होती है। तो कल अपन ने बात करी थी कि जैसे तुमने गोल वाला गुब्बारा लिया, उसमें एक मुक्का मारा, तो एक तो जो मुक्के के पास में जो लेयर है वो, और एक जस्ट नीचे लेयर है, तो डबल लेयर हो गया ना। तो बाहर वाली जो लेयर है उसको आपने बोला आउटर लेयर, अंदर वाली है वो कौन सी लेयर हो गई, इनर लेयर हो गई। अब देखो दोनों ही सेल में स्ट्रक्चर जो है ये कैसे सेल से बनी हुई है, सिंपल स्क्वामस सेल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है भाई, ये सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है ये, ठीक है। तो इसकी ना जैसे अपनी टाइल्स होती है उसकी जैसी इस सेल्स की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली सेल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है यहाँ पे भाई। कैसा है यहाँ पे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। नीचे आओगे तो ये देखो क्यूबोइडल बन रहा है यहाँ पे कैसा है, क्यूबोइडल, ठीक है। चलो इसकी बात करेंगे अभी। अब देखो, लेकिन इसमें ना कुछ जो सेल्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, किसमें, पोडोसाइट में। किसमें भाई, पोडोसाइट में। तो पोडोसाइट अपन ने बताई थी कि उसमें ना अंगुली जैसी स्ट्रक्चर है, जिसको पेडिसल बोल रहे थे आप, उनके बीच में जो गैप था उनको आप स्लिट पोर बोल रहे थे या फिल्ट्रेशन पोर बोल रहे थे, यानी फिल्ट्रेशन हो रहा था यहाँ से, है ना, फिल्ट्रेट बन रहा था। अब देखो बोमेन्स कैप्सूल के बाद में आती कौन सी स्ट्रक्चर आती थी, पीसीटी आ रही थी भाई, पीसीटी। तो देखो जो पीसीटी है इसमें कैसे सेल होती है, ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबोइडल। देखना भाई इससे ना क्वेश्चन आता है
कि पीसीटी में जो ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल सेल होती हैं, यानी इनके ऊपर क्या मिलेगी आपको, माइक्रोविलाई मिलती है। इनके ऊपर क्या मिलती है भाई आपको, माइक्रोविलाई। जैसे ये कोई सेल है तो इनके ऊपर ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है। जैसे ये सेल है कोई, ये इसका न्यूक्लियस है और ये है यहाँ पे माइक्रोविलाई है। ये क्या है यहाँ पे, माइक्रोविलाई है, ठीक है। अब माइक्रोविलाई का काम क्या है, माइक्रोविलाई जो होती है ना वो एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाती है। एब्जॉर्प्शन जो सरफेस होता है, जैसे मान लो अपन बात करें कि ये कोई एक एरिया है, इतना सा एरिया है, ठीक है। अब इसके आसपास में कोई फ्लूइड है, इसको क्या करना है, उसका एब्जॉर्प्शन करना है, अवशोषण करना है। तो एक तो बताओ मुझे, एकदम प्लेन सरफेस है ये, ठीक है। अब इसी को अपन ना इतनी ही जगह में एक, जैसे अपना स्पाइरल रजिस्टर होता है तो उसमें स्पाइरल वायर आता है ना, उसकी तरह मोड़ ओढ़ के रख दो, तो इसी में बहुत ज्यादा एरिया वाला जो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया अपन रख सकते हैं वहां पे, इतनी सी जगह पे, समझ रहे हो। तो इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो माइक्रोविलाई का काम यही होता है, सरफेस एरिया बढ़ाती है और एब्जॉर्प्शन होता है वहां से, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर अपन बात करें कि ये पीसीटी की बात हो गई कि इसमें कौन सी सेल्स मिलती हैं आपको, माइक्रोविलाई मिलती है और सिंपल क्यूबॉइडल, यानी क्यूब की जैसी स्ट्रक्चर, ऊपर उसमें ना माइक्रोविलाई। तो ये लग जाता है ब्रश बॉर्डर, यानी जैसे अपने कपड़े धोने की ब्रश आती है ना, उसके जैसा लगने लग जाता है कि ब्रश का क्या लगा हुआ है, बॉर्डर लगा हुआ है वहां पे। अब देखो, अब आते हैं अपन लूप ऑफ हेनले पे आते हैं। किस पे आते हैं, लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है भाई, लिख देते हैं अपन, लूप ऑफ हेनले। चलो देखो, ये हो गया अपना लूप ऑफ हेनले। अब देखो लूप ऑफ हेनले है, इसमें ना एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब होता है, ठीक है, और एक होता है असेंडिंग लिम्ब होता है भाई। चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं। एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है, एक होता है असेंडिंग। लेकिन पहले बात कर रहे हैं डिसेंडिंग। देखो एक डिसेंडिंग और असेंडिंग का मतलब यहाँ पे अवरोही भुजा और एक आरोही भुजा। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, और ये क्या होता है, डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ क्रम, यानी अवरोही भुजा, ठीक है। तो ये है अपनी अवरोही भुजा है। इसमें कैसी सेल है, सिंपल स्क्वामस। देखो सिंपल स्क्वामस, तो ये जो भी जहां पे भी बेटा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगा ना, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा। वहां पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो आपको पता है, क्या पता है कि यहाँ पे ना जो लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। चलो इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो अब इसमें दो भुजाएं होती हैं, एक होती है थिन सेगमेंट, कैसा होता है, थिन सेगमेंट, और एक कैसा होता है, थिक सेगमेंट होता है भाई। कैसा होता है, थिन और थिक। तो देखो इसने बोला कि थिन में कौन सा मिलेगा, सिंपल स्क्वामस मिलेगा। तो एक यहाँ पे देखो, एक तो ये वाला मिल गया आपको भाई, एक तो मिल गया आपको ये भुजा, और सेकंड भुजा मिल गई आपको ये वाले, ठीक है। अब इसमें भी कैसा होता है भाई, ध्यान दे लेना, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि ये जो असेंडिंग है ना, ये कौन सी है भाई आपकी, असेंडिंग है। पहले अपन ने लिखी डिसेंडिंग, डिसेंडिंग की कौन सी और लिख दिया अपन ने, थिक सेगमेंट लिख दिया, थिन सॉरी। तो इसमें सिंपल स्क्वामस, ठीक है, ओके। अब अपन लिख रहे हैं कि थिक सेगमेंट होता है किसमें, असेंडिंग, यानी जो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, थिक। अब इसमें कौन सी, सिंपल क्यूबॉइडल। ध्यान देना है, यहाँ पे सिंपल स्क्वामस और यहाँ पे कौन सा है, सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है। देखो भाई एक बार फिर से देखो, डिसेंडिंग लिम्ब है, यानी ये नीचे की तरफ जा रही है ऐसे करके, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है। इसकी थिक थिन सेगमेंट की बात करोगे या फिर नॉर्मल की बात करोगे, तो सिंपल स्क्वामस मिल रहा है डिसेंडिंग में। लेकिन आप असेंडिंग की बात करोगे, यानी जो ऊपर की तरफ जा रही है भाई, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये वाली, ठीक है। तो इसमें दो हैं, एक तो पतला वाला सेगमेंट है और एक कैसा सेगमेंट है भाई, ये थिन, ये तो थिन है और ये थिक है, ठीक है, और ये कौन सा है भाई, थिन वाला है, ठीक है। तो देखो इसमें बोला कि अगर थिक की बात करोगे आप, असेंडिंग की, तो उसमें तो कौन से मिल रहे हैं आपको, सिंपल क्यूबॉइडल। ध्यान देना, थिक में सिंपल क्यूबॉइडल। आप ऐसे मान लो मोटा है तो उसमें क्यूब की जैसी सेल्स मिलेंगी भाई, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, विदाउट और वेरी फ्यू माइक्रोविलाई। भाई इसमें क्या नहीं मिलता है आपको, माइक्रोविलाई नहीं मिलती हैं या फिर बहुत कम मिलती हैं। अगर किसकी बात करोगे आप, थिक सेगमेंट की बात करोगे, जो ऊपर वाला पार्ट होता है
थिक वाला, ठीक है। असेंडिंग की बात कर रहा है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये है डिसेंडिंग। कौन सा पार्ट है ये? डिसेंडिंग। और ये कौन सा है? असेंडिंग, ठीक है। तो ये इसका कौन सा पार्ट है? थिन पार्ट है। और ये कौन सा पार्ट है इसका? थिक पार्ट है। तो देखो यहाँ पे सेल बनाई हुई है बिल्कुल स्क्वामस वाली, देखो ये ऐसे बिल्कुल सिंपल स्क्वामस। यहाँ पे देखोगे थिन वाले पार्ट की बात करोगे ना, थिन वाले के, देखो इसमें सिंपल स्क्वामस ही है, लेकिन यहाँ पे क्यूब की जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है भाई। कैसे बनी हुई है यहाँ पे? क्यूब। देखो ये देखने में ऐसे क्यूबोइडल नहीं लग रहा, कोलुमनर लग रहा था, तो मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। ये वाली सेल, ये वाली, अगर कोलुमनर की बात करोगे तो ऐसे लंबी लंबी सेल दिखेंगी भाई आपको, लेकिन ये कोलुमनर नहीं है, कैसे हैं? क्यूबोइडल है, ठीक है। ये क्या है भैया यहाँ पे? क्यूबोइडल, ठीक है। देखो क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर, यहाँ पे क्या लगा है? ब्रश बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये माइक्रोविलाई का। चलो ठीक है, यहाँ पे ना सेल का टाइप दिखाया है। डीसीटी की भी बात करोगे तो भाई देखो ऐसी लगी हुई है यहाँ पे भी क्यूबोइडल। चलो वापस आते हैं। अब देखिएगा थिक सेगमेंट में कौन सी बताई भाई आपने? सिंपल क्यूबोइडल होती हैं, क्यूबोइडल विदाउट वेरी फ्यू माइक्रोविलाई, यानी माइक्रोविलाई या तो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो बहुत ही कम मिलेंगे। थिक सेगमेंट की बात करा है, ओके। प्लस में डीसीटी की भी बात यही कर रहा है कि डीसीटी, अच्छा एक बात बता दूं मैं कि डीसीटी के दो पार्ट होते हैं। एक तो पहला वाला पार्ट, यानी इसको दो बार उसमें ना दो हाफ में डिवाइड कर लें भाई अपन। तो एक तो फर्स्ट हाफ हो गया, एक कौन सा हाफ हो गया? सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ है ना, वो लाइक एज किसके रहता है? आपकी जो थिक सेगमेंट होता है असेंडिंग वाले का, है ना, उसके जैसा होता है वो सेम। और सेकंड हाफ जो होता है वो डीसीटी के जैसा रहता है। वो किसके जैसा रहता है? डीसीटी के जैसा रहता है, समझ गए? चलो देखते हैं अब आगे। अब अपन चलते हैं कि भाई कि जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। देखो अपन ने अभी तक क्या देखा कि एक्चुअल में किडनी की स्ट्रक्चर क्या है, किडनी काम क्या करती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, तो अपन ने कहा नेफ्रॉन होती है, ठीक है, ओके, नेफ्रॉन होती है। फिर अपन ने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देख ली कि ये नेफ्रॉन के क्या पार्ट होते हैं, कितने टाइप के नेफ्रॉन होते हैं। तो अपन ने कहा कि दो टाइप के नेफ्रॉन, कोर्टिकल और एक्स्ट्रामेडुलरी, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन से रहते हैं भाई? कि यार कोर्टिकल रहते हैं। कितने रहते हैं भाई? 80 to 85 रहते हैं, ठीक है। तो भाई वो कम क्यों रहते हैं? क्योंकि यार ज्यादातर जो एनिमल्स रहते हैं ना, वो रेगिस्तान में कम ही एनिमल्स पाए जाते हैं, तो वो रेगिस्तान की विशेषता है जक्स्टामेडुलरी वाला, ठीक है, ओके। मान लेते हैं भाई वो जक्स्टा वाले हैं, ठीक है। तो उसकी स्ट्रक्चर देखी तो कितने टाइप के बताया अपन ने। अच्छा नेफ्रॉन के पार्ट क्या बताया? नेफ्रॉन के पार्ट में अपन ने बोला कि यार एक तो ग्लोमेरुलस होता है, तो यार ग्लोमेरुलस तो एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, हाँ वही वही, ठीक है। लेकिन वो किस में गिना जाता है? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में गिना जाएगा भाई। और उसका एक ट्यूबुलर पार्ट होता है जिसमें बोमेंस कैप्सूल रहते हैं, एक ही रहता है, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इसका ना प्राइवेट पार्ट नहीं है भाई, है ना। प्राइवेट पार्ट का मतलब एक नेफ्रॉन का खुद का नहीं होता, उसमें कई सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, ठीक है। फिर वो नीचे जाके बेलेनी में, और फिर उसके बाद में जाके वो, बस उसका पार्ट, अभी नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे तो इतनी बात करेंगे अपन, ठीक है। तो ये उसका टाइप ऑफ नेफ्रॉन हो गया और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हो गए। अपन ने पार्ट पढ़ लिए कि कौन से पार्ट में कौन सी सेल मिलती है भाई, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं कि यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है नेफ्रॉन में भैया, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, बन कैसे रहा है, इसका भी तो कोई ना कोई मैकेनिज्म होते है ना, तो वो मैकेनिज्म अपन देख रहे हैं। देखो अपन एनसीईआरटी का कोई भी पार्ट छोड़ेंगे नहीं, ये पक्की बात है ना, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है यहाँ पर। तो देखिएगा भाई कि फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि ये फिजियोलॉजी क्या है, यानी फिर अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। यार आपने ना पूरा सिस्टम लगा दिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जा रहे हैं, लेकिन एक बात तो बताओ, नाइट्रोजनस वेस्ट बनते कैसे हैं, ठीक है। इसमें यूरिन का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, निकालोगे तो तब ना जब बनाओगे। चलो बनाते हैं। तो देखो भाई इसकी ना तीन प्रोसेस होती है,
कितनी प्रोसेस होती हैं? 3 प्रोसेस होती हैं यूरिन फॉर्मेशन की, जिससे यूरिन बनता है। कौन कौन सी होती हैं? तो देखो भाई, पहली है यहाँ पे आपके सामने कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा चलो देखो, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता होगा भाई? आपने ग्लोमेरुलस का नाम तो सुना है, ठीक है? क्या होती है? अरे सर ये वो होती है जो आपका एफरेंट आर्टरियोल आ रहा था, फिर वो कैपिलरीज में टूट रहा था, कैपिलरी को गुच्छा क्या होता है? ग्लोमेरुलस। हाँ बस वही ग्लोमेरुलस, उसका फिल्ट्रेशन। यानी आपने क्या करा था, जैसे ये था तो आपने इसको ऐसे पकड़ लिया भाई, इसको आपने ऐसे अच्छे से पकड़ लिया, यानी ये आपकी क्या थी? कैपिलरी थी। तो कैपिलरी क्या रहती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल होती है उसमें, या फिर मैं बोलूं एंडोथीलियम होता है। एक्चुअल में क्या रहता है उसमें? एंडोथीलियम रहता है, ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियम। ठीक है, तो यहां से निकल रहा है स्लिट पोर्ट से वो फिल्ट्रेशन निकल रहा है भैया यहाँ से, क्योंकि यहाँ से निकल नहीं पाएगा, यहाँ से निकल रहा है फिल्ट्रेशन। अब जो वुमेन्स कैप्सूल का ल्यूमेन था वहां पे इकट्ठा हो गया, तो ये जो छन्ने की प्रोसेस है ना, इसको क्या बोल रहे हो? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है भाई, क्या बोला आपने इसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिश्चंदन। क्या बोला आपने इसको? परानिश्चंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चलो देखते हैं सेकंड कौन सी है भाई? रीएब्जॉर्प्शन। अब एक चीज आती है रीएब्जॉर्प्शन और एक आती है सीक्रेशन। एक तो कौन सी आती है? रीएब्जॉर्प्शन, और एक कौन सी आ गई? सीक्रेशन। अब आपने फिल्ट्रेशन कर लिया, यानी मैं ऐसे कह दूं कि एक पाइप में आपने ब्लड छान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ये मान लो अपनी कैपिलरी है, इसमें बारीक बारीक छेद पड़े हैं, छेद ही हैं तभी तो निकल रहा है, इन सेल्स के बीच में थोड़ा गैप है। अब यहां से इसके जो भी पोर्स होंगे भाई, इसमें जो भी छिद्र होंगे ना, तो उसमें से ऐसा तो है नहीं तुम सोच समझ के निकाल रहे हो, ठीक है, कि भैया सिर्फ सिर्फ क्या निकलेगा? प्लाज्मा निकलेगा, और प्लाज्मा से भी मतलब आप प्रोटीन नहीं निकलना और बहुत सारी चीजें, ग्लूकोज नहीं निकलना है, क्यों हमें चाहिए भाई? अरे भाई इसमें तो पोर्स है ना भाई, पोर है तो पोर में जो निकल सकता है वो निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो एक दिन में 180 लीटर प्लाज्मा छनता है। कितना प्लाज्मा छन जाता है? 180 लीटर फिल्ट्रेशन बनता है, कहने का मतलब 180 लीटर। यानी जो आपके नेफ्रॉन्स हैं वो सारा कितना छान देते हैं? 180 लीटर। सोचो अब इसका सारे का यूरिन बन जाए तो 180 लीटर पानी तो इसी में पीना पड़ेगा, और आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनके लिए तो अलग चाहिए। तो 180 लीटर पानी पीने का मतलब क्या? यूरिन जाने का मतलब। ठीक है, तो भाई 180 में तो आप बाल्टियां भरोगे, आपकी तो जो बाल्टी होती है वो 10 से 15 लीटर की होती है मैक्सिमम, फिर आपको तो भाई कुआं ही खुदवाना पड़ेगा आसपास में। ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया। तो अब 99 का वापस से क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है। अब आप सोचो कि पूरे दिन में आप 1 से 1.5 लीटर यूरिन रिमूव कर रहे हो और बना रहे हो कितना? छान कितना रहे हो? 180 लीटर। ठीक है, तो बाकी का आपने क्या कर लिया भाई? एब्जॉर्ब कर लिया, वापस से क्या कर लिया भाई? आपने एब्जॉर्ब करवा लिया। तो सेकंड प्रोसेस कौन सी होगी? रीएब्जॉर्प्शन। एक होती है सीक्रेशन, एक क्या होती है? सिक्रेशन। सिक्रेशन का मतलब कोई सेल है वो छोड़ रही है कुछ, वही तो सिक्रेशन होता है। जैसे हार्मोन का सिक्रेशन, यानी कोई ग्लैंड है वो रिलीज कर रही है, जिसको तुम हार्मोन बोल रहे हो, कोई केमिकल है वो रिलीज कर रही है, हार्मोन हो गया। ठीक है, तो भाई कुछ और भी गंदी वाली चीजें, जैसे एच आयन हो गया, ठीक है, जो क्या करवाता है? एसिडिक को बढ़ाएगा ना, एसिडिटी को बढ़ाएगा, तो उसको क्या करते हो? ब्लड ब्लड से लेकर इसमें डाल देते हो आपके, भैया तुम जाओ साथ। ठीक है, ब्लड से लेके और किस में डाल दिया आपने? फिल्ट्रेशन में डाल दिया भाई, क्योंकि यूरिन अभी नहीं बोलेंगे जब तक इसका रिमूवल नहीं होता, कलेक्टिंग डक्ट में नहीं जाए, तब तक आप इसको क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे तब तक? आप इसको छनन या फिर फिल्ट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो 3 प्रोसेस हो गई। पहले तो आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, फिर आप काम की चीजों को वापस से ले लो, रीएब्जॉर्ब करवा दो। ठीक है, और फिर और भी कुछ गंदी चीजें बच गई तो वापस से उसमें डाल दो ब्लड में कि भैया जाओ तुम। ठीक है, अब जो ये है ना 3 प्रोसेस में बनता है। अब ये सर हमें तो ये बता दो यूरिया कैसे बना? भाई आप यूरिया वगैरह निकाल रहे हो नाइट्रोजनस वेस्ट, वो लीवर का काम है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, वो किसका काम है? लीवर का काम है, वो बाद में देखेंगे। अपन किडनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, किडनी में यूरिन कैसे बना है। चलो देखो, तो 3 प्रोसेस हो गई, कौन कौन सी? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड है रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड है सीक्रेशन। ठीक है, अब देखो पहला देखते हैं अपन, यहां पे
देखो ये एक बार दोबारा से बता दिया है कि रीएब्जॉर्ब फिल्ट्रेशन कैसे होता है। तो ये जो पेडिसल है ना, ये वाली जो पेडिसल, ये पेडिसल है, इनके बीच में जो ये गैप है, ये वाला गैप है, तो इनसे फिल्ट्रेशन होता है, जिसको फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा ब्लड भरा हुआ है भाई, तो इनसे प्लाज्मा छनता है। क्या छनता है? इसमें प्लाज्मा छनता है कुल मिला के, लेकिन आप उसका नाम फिल्ट्रेशन रख देते हो भाई। चलो देखते हैं। तो पहला अपना यहाँ पे पॉइंट है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है भाई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है और कैसे होता है। तो भाई आपको पता है कि बोमेन्स कैप्सूल था आपके पास में, और एक क्या था? ग्लोमेरुलस था। तो ग्लोमेरुलस छनता होगा, और बोमेन कैप्सूल की जो पहली लेयर थी, इंटरनल लेयर थी, वो काम आ रही है बीच में, और एक ब्लड वेसल्स इन कैपिलरी की लेयर काम आ रही है। फिर छन के कहां पे जा रहा है? वो ल्यूमेन में, बोमेन कैप्सूल का। लेकिन बात करते हैं अपन सीक्वेंस वाइज। तो देखो पहले, इट टेक प्लेस थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। बिल्कुल सही बात है कि भाई आपने जो ये कैपिलरीज लेके आए थे आप, तो यहां से यहां पे ये ग्लोमेरुलस था, इससे छनता है, ये सीधा सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें होती है एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, यानी ये जो फिल्टर हो रहा है वो कहां कहां से हो रहा है। तो देखो, इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर से बनी हुई है। कितनी लेयर से बनी हुई है भाई? ये 3 लेयर। अब कौन कौन सी हो सकती है? देखो, एक तो मैंने बोला कि ये मान लो एफरेंट आर्टियोल है। ठीक है, अब ये कैपिलरीज में टूट गई, जिसको गुच्छे को आपने क्या कह दिया था? ग्लोमेरुलस कह दिया। तो अब मान लो ये ही एक कैपिलरी है। ठीक है, इसमें ब्लड भरा हुआ है, इसको छनना है। ये यहाँ पे आपने पोडोसाइट लगा रखी है, यहाँ से ब्लड वो फिल्ट्रेशन निकल रहा है, मान लिया। अब देखो मेरे भाई, तो ये जो लेयर है ना, ये वाली लेयर, इसको तो छन के आना पड़ेगा। तो ये कैपिलरी की लेयर है, इसको बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलेंगे अपन इसको? एंडोथीलियम बोलेंगे। यानी जो भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो उनकी जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोथीलियम। तो देखो यहाँ पे लिखा है पहली लेयर एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। समझ गए ये बात? चलो दूसरी बात क्या है कि जब जब एपिथीलियम मिलेगा, उसके साथ साथ एक नॉन सेलुलर लेयर मिलती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या मिलती है भाई? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो मैं अगर बात करूं, देखो भाई, ये मान लो अपना एपिथीलियम है, कोई भी एपिथीलियम टिश्यू है ये अपना। तो इसके नीचे ना अपने को ऑलवेज एक लेयर मिलती है भाई अपने को, यहाँ पे नॉन सेलुलर लेयर बोलते हैं अपन इसको, बेसमेंट। यानी भैया ध्यान देना कि एपिथीलियम को एक गद्दी चाहिए। एपिथीलियम साहब जो हैं उनको एक बैठने के लिए एक गद्दी चाहिए, जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऑलवेज मिलेगा, जहां जहां एपिथीलियम मिलेगा वहां बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा, नॉन सेलुलर लेयर होती है, ध्यान देना। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो, सेकेंड है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये नॉन सेलुलर होती है। देखो 3 लेयर बताई है, सेलुलर लेयर नहीं बोला है, ध्यान दे लेना। तो सेकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। थर्ड कौन सी है? पोडोसाइट। थर्ड कौन सी है? पोडोसाइट, क्योंकि इसके लग रही थी भाई, तो इसके ये पोडोसाइट भी तो होगी, तो इसकी लेयर। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज है सर, पोडोसाइट बता रहे हो, फिर आपने वो इंटरनल ग्लोमेरुलर या फिर वो क्या था, वो बोमेन्स कैप्सूल, उसकी लेयर। अरे वो बोमेन्स कैप्सूल था ना इंटरनल लेयर, उसी की तो सेल मॉडिफाई हो गई थी ना भाई पोडोसाइट में। तो उनकी बात कर लो या इंटरनल लेयर की बात कर लो, उसमें भी आनी पोडोसाइट ही है, तो उनकी मेम्ब्रेन। समझ गए? चलो ठीक है, अब देखिएगा कि द फिल्ट्रेशन टेक प्लेस थ्रू फिल्ट्रेशन स्लिट पोर। भाई अपन बात कर चुके हैं। देखो स्लिट पोर से क्या क्या छन सकता है, यानी व्हाट इज फिल्ट्रेशन। देखो आरबीसी छन सकती है क्या? ब्लड नहीं छन सकता भाई, आरबीसी फिल्ट्रेशन से नहीं आएगी, यानी फिल्ट्रेशन नहीं होगा आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का होगा क्या? नहीं होगा। प्लेटलेट्स का होगा क्या? नहीं होगा। क्यों सर? छन तो सकती है भाई। नहीं छन सकती क्योंकि वो पोर है ना, छोटे होते हैं, इनका साइज होता है बड़ा। और डब्ल्यूबीसी तो अमीबा वाली स्ट्रक्चर बना के भी आ सकते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट नहीं आ सकती इसमें से, है ना, ये थोड़े और ज्यादा छोटे रहते हैं पोर। ठीक है, तो फिर क्या क्षमता होगा? 3 चीजें नहीं छनती भाई। अब ये नहीं क्षमता तो फिर प्लाज्मा ही बच गया मेनली, देखा जाए तो। चलो देखते हैं। द एंटायर प्लाज्मा इज फिल्ट्रेड आउट एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। प्रोटीन भी नहीं छनती है सर। हाँ भाई, प्रोटीन नहीं छनती, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि देखो प्रोटीन, जैसे अपन एग्जांपल ले लें, एल्ब्यूमिन अबंडेंट मिलती है भाई ब्लड में, है ना, बहुत सारी, और इसका फायदा भी बहुत सारा है। ये ज्यादा मिलेगी ना तो पानी को बांध के रखती है, पानी इसका
मंगेतर, प्रोटीन, अब उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है ना, लेकिन उसकी फीमेल मंगेतर, वो मेल मंगेतर है ना। अब इनका रिलेशन ये है, तो भाई अगर प्रोटीन निकल गया तो पानी भी बहुत सारा निकल जाएगा। तो प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखती है, ब्लड का ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, यानी ऑस्मोटिक रेगुलेशन करती है इसको, यानी पानी को जो अमाउंट रहता है, यानी फिर मैं बोलूं ब्लड का जो अमाउंट रहता है ना, उसको मेंटेन रखने का काम होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन का, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखती है। ये रहेगा तो पानी भी इधर ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि भैया जिधर हीर चली उधर रांझा चला, है ना, ऐसा तो होता है। लेकिन एक इधर है तो दूसरा तो उसके पीछे पीछे अपने आप आएगा ना, ये वाला सीन रहता है। चलो देखो, द फ्लूइड विच इज फिल्ट्रेट आउट इज प्लाज्मा नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो मेरे भाई जो भी छनता है उसको आप क्या कह रहे हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कह रहे हो। क्या कह रहे हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन छनन। ठीक है, जो छन रहा है वो छनन छनन, वो वाला छनन नहीं। द कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज एग्जैक्टली सेम ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट ब्लड प्रोटीन। ठीक है, यानी अगर अपन प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा छन रहा है, लेकिन एक प्रोटीन की कमी है, क्योंकि अगर देखो ब्लड से अगर अपन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हटा दें तो प्लाज्मा बचता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या भी रहता है, प्रोटीन रहती है, क्लोटिंग वगैरह या फिर एल्ब्यूमिन वगैरह, लेकिन इसमें सिर्फ प्रोटीन की कमी है, बाकी तो पूरा का पूरा प्लाज्मा है भैया। ठीक है, अब देखो ये अपन ने एक रफली डायग्राम बना दिया, ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल और ये आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल। देखो साइज का अंतर देखो, इसकी साइज देखो, इसकी साइज देखो, ये बहुत बड़ा है, डायमीटर ज्यादा है, तो भाई यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये प्रेशर होगा, इसको छानने में हेल्प कर रहा है ये। ठीक है, तो इससे क्या बन रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बन रहा है। देखो ये वाला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बना है। ठीक है, ये आपका ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस है भाई ये। ठीक है, ये आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल है, समझ गए ये बात। तो ये आपका क्या था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब बात ये आ गई कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है, व्हाई फिल्ट्रेशन टेक प्लेस। भैया इसको क्या पड़ी है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने की, और मान भी लिया छन रहा है, मान लिया छन रहा है, क्यों छन रहा है भाई, क्या था इसके दिमाग में, क्या ऐसे ही कि चलो छनते हैं, ऐसे था नहीं। देखो ये अपन ने कुछ ज्यादा ही बता दिया यहाँ पे कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, सिस्टेमिक आरोटार, ये बात एक बेसिक है भाई, कि देखो ये अपना हार्ट है, ये क्या है, अपना हार्ट है एक। ठीक है, तो ये बताया कि कहाँ से ब्लड कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कि जो अपने ऑर्गन्स होते हैं वहां से ब्लड कहाँ पे जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है, हार्ट से ऑर्गन की तरफ जा रहा है ब्लड। ठीक है, अब ये जा रहा है तो कोई ना कोई एक आर्टरी होगी जो ब्लड कहाँ लेके जा रही है, अपने रीनल्स के पास में, यानी किडनियों के पास में एक आर्टरी है, वो ब्लड लेके जा रही है। ठीक है, अब उसका कितना, उसमें कितना ब्लड आएगा, कब आएगा वो ब्लड, एक स्ट्रोक वॉल्यूम नाम की एक चीज होती है जो आप ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। वैसे मैं बता दूं, स्ट्रोक वॉल्यूम ये होती है जब अपने वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, वेंट्रिकल संकुचन करेंगे, तब वो जो प्रेशर से ब्लड जाता है कहाँ पे, आरोटा में जाता है, फिर आरोटा से कन्वर्ट होके मतलब आरोटा से बहुत सारी आर्टरी कन्वर्ट वो डिवाइड हो जाती हैं, फिर ब्लड अलग अलग जगह पे जाता है। ठीक है, तो ऐसे कहाँ पे भी जा रहा है, किडनी के पास में भी जा रहा है। ठीक है, अब वहां से ये क्षमता है, वहां से जाके किडनी के पास में, नेफ्रॉन के पास में, तो अब मैं उसकी मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा अभी आपको, बस वहां पे गया और ग्लोमेरुलस होता है वहां पे, वो छनता है ब्लड। ठीक है, ये वाली चीजें हैं, तो यहीं पे ये बताई गई हैं। देखो कि एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, देखो द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट 70 ml। सर ये पर बीट में लेफ्ट वेंट्रिकल ही करता है क्या 70 ml? नहीं भाई, दोनों ही करते हैं, है ना, लेकिन जो लेफ्ट वाला होता है वो तो पूरी बॉडी में जाता है, यानी आपकी किडनी के पास में भी जाएगा, लेकिन जो राइट वाला होता है वो तो फेफड़ों के पास में भेजता है, तो उसको तो क्यों गिने अपन। ठीक है, ओके। हार्ट रेट कितनी होती है भाई, 70 पर मिनट, यानी 72 पर मिनट, यानी 60 सेकेंड में 72 बार धड़का। देखो तो कार्डिक आउटपुट क्या होगा, इन दोनों को गुणा कर दो भाई, 70 और 72 को, तो देखो ये आएगा आपका लगभग 5 लीटर। कितना आएगा भाई, 5 लीटर। ये देखो मैंने ना अपना थोड़ा सा ब्लड वेसल वो जो हार्ट के स्ट्रक्चर में था ना वो बता दिया यहाँ पे। तो कार्डिक आउटपुट क्या होता है कि पर मिनट कितना ब्लड पंप्ड होता है, उसको आप कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। तो 70 तो एक हार्ट बीट में, और 72 बार हो रहा है, 70 72 5040 ml,
तो 1 लीटर में कितना ml 1000, तो 5 लीटर लगभग है बेटा, अप्रोक्सीमेट, ठीक है ये वाला। तो अब इसमें से सारा तो अपनी रीनल के पास में जाने से रहा कि ये सर 5 लीटर हो रहा है, तो क्या किडनी के पास में 5 लीटर ही जाता है क्या? नहीं भाई, उसके पास तो 1100 से 1200 ही जाता है। कितना ml जाता है? 1100 से 1200। कितना परसेंट हो गया सर ये? 20% भाई मेरे, ठीक है। तो यानी पूरे जो कार्डिक आउटपुट है उसका 20% ब्लड कहाँ जा रहा है? अपनी किडनियों के पास में जा रहा है। तो देख लेते हैं, लिख भी दिया है, रीनल ब्लड फ्लो, यानी अपनी किडनी में कितना ब्लड फ्लो होता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द किडनी, ठीक है। तो देखो 1100 से 1200 ml पर मिनट, इट इज 1/5, या फिर मैं बोलूं बच्चा ये लगना भैया क्या बोल रहा है, 1/5 या फिर 20%, ठीक है ओके। मीन्स आवर किडनी फिल्टर 1100 से 1200 ml पर मिनट, यानी भाई अपनी जो किडनी होती हैं वो 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड को क्या करती हैं? फिल्टर करती हैं, छानती हैं। बेटा भाई भैया मेरे ये क्वेश्चन आएगा, आता है, ठीक है। तो इसकी आपसे वॉल्यूम पूछी जा सकती है, मल्टीप्लाई फलाना फलाना करवा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो देखो रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना आता है, द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा इतना इतना। तो भाई अगर आप देखोगे, अच्छा आप एक तो ब्लड पूछा, अब आपसे कोई पूछ ले कि प्लाज्मा कितना होता है भाई फिल्टर, ब्लड होता है उतना प्लाज्मा होता है। नहीं भाई, प्लाज्मा आपको पता है कि 55% होता है, प्लाज्मा कितना रहता है? 55% रहता है। तो भाई 1100 से 1200, यानी 1100 ले लो या फिर एक 1200 पकड़ के बैठ लो, 1200 पकड़ लो, उसका 55% निकाल लो, ठीक है। तो देखो आपने 55 निकाल लिया, 1200 का परसेंट लगा तो 100 का भाग दे रहे होंगे आप, गणित को आप ज्यादा आती है, मुझे नहीं आती। तो 650 ml पर मिनट। तो क्वेश्चन आपको घुमा के दे सकता है कि भाई 1 मिनट में कितने अपनी जो किडनी होती है कितना परसेंट या फिर कितना अमाउंट में प्लाज्मा को छानती हैं, तो आएगा 650 ml, ठीक है। कितना ब्लड छानती है? तो 1100 से 1200। ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजिंग होता है, ब्लड पूछेगा प्लाज्मा करके आओगे, प्लाज्मा पूछेगा ब्लड करके आओगे भाई। चलो देखते हैं कि अब ये क्षमता क्यों है। तो देखो इसमें 3 चीजें होती हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन में, क्या रहती हैं? 3 चीजों के योगदान रहता है जिससे ये क्षमता है। कौन से होते होंगे? चलो एक बार इससे पहले मैं वैसे बता दूं भाई, मुझे एक चीज बताओ, ये एक बड़ा पाइप आ रहा था इधर से, एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा था, ठीक है। इसका साइज अपन ने बड़ा कर दिया, अब यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो गया था? ग्लोमेरुलस में। किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लोमेरुलस में। ये वाली ग्लोमेरुलस थी, यहाँ पे गुच्छा हो गया कैपिलरीज का। अब ये इसका साइज छोटा है, मान लो दिख तो बराबर रहा है, नहीं छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओ मुझे प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो उसकी वजह से छनेगा। ये रहता है 60, कितना रहता है भाई? 60 mm ऑफ Hg रहता है। अच्छा भाई 60 हो गया, इससे ये छन रहा है, ठीक है। अब ये तो छानने में मदद कर रहा है, यानी ये तो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है इसको कि भैया छन जाओ तुम यार, निकलो यार, एक्सेट्रा। अब दूसरा क्या करता है, 2 प्रेशर ऐसे भी होते हैं जिसको रोकते हैं। कौन सा? एक तो ये जो ब्लड बह रहा है ना आपका भाई, इसका कुछ ना कुछ इसमें ना बहुत सारे साल्ट हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, प्रोटीन्स वगैरह हैं। वो कह रहे भाई हम इतने दिन साथ रहे हैं, ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे, तो वो भी रोकता है, ठीक है। तो उसका कुछ नाम है, अभी बात करेंगे। एक तो वो, और एक जो आपका बोमेंस कैप्सूल था उसका ल्यूमेन था, ठीक है। उसमें पहले से फ्लूइड भर गया, यानी तुम ऐसे मान लो कि कोई गुब्बारा था, उसमें पहले से तुमने हवा भर दी और हवा भरोगे तो पहले वाली हवा उसका क्या करते, विरोध की भैया यहाँ नहीं आना, यहाँ पे नहीं आना। तो सेम ऐसे ही है कि फिल्ट्रेशन बन गया है कुछ, ठीक है। अब उसमें और फिल्ट्रेट डाल रहे हो तो वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है कि भैया नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है भैया आएंगे, क्यों? क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, 60 है उसका, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो नेगेटिव फीडबैक वाले हैं ना, ये 50 हो जाते हैं भाई। ये कितने हो जाते हैं? 50। और जो प्रेशर ज्यादा है वो कितना है? 60। तो फिर भी 10 mm ऑफ Hg तो क्या रहता है, छानने में हेल्प करता है। तो एक्चुअल में जो प्रेशर बचता है ना अल्ट्राफिल्ट्रेशन के लिए, वो कितना रहता है? 10 mm ऑफ Hg। बात करते हैं कौन कौन से। तो देखो वैसे तो समझ गए होंगे आप। तो पहले ये देखो, पहला कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रो मतलब जल, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। तो ये जो प्रेशर है ना, ये कितना रहता है? जीएचपी बोलते हैं भाई इसको, ये होता है 60 mm ऑफ Hg। एक होता है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, बीसीओपी। क्या बोल रहे हो आप उसको? बीसीओपी। ये बीसीओपी क्या होता है कि ब्लड के अंदर, जो मैंने अभी बताया आपको, ब्लड के अंदर क्या है, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, है ना, और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनका रिलेशन हस्बैंड वाइफ, सॉरी यार हस्बैंड वाइफ की तो बनती क्या है,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातें है ना। तो उनका रिलेशन कैसा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है। तो वो एक दूसरे को छोड़ के जाना नहीं चाहते, वो उसको भेजना नहीं चाहते, अलग भी वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो एक वो प्रेशर कि भैया जाने तुझे देंगे नहीं, है ना। एक क्या कह रहा है कि भाई तुम आओगे कहाँ, हम आने ही नहीं दे रहे, ठीक है। वो होता है आपका CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी जो आपका कैप्सूल था वोमेन्स कैप्सूल, उसके अंदर भी जल का कुछ पहले से प्रेशर है, पहले से लोग गए हुए हैं, वो कह रहे भैया आप रहने दो रहने दो। जैसे तुमने कभी देखा होगा कि बस में तुम चढ़ गए तो तुम्हें सीट मिल गई, या फिर तुम गेट पे खड़े हो तो दूसरे को ध्यान दे रहे कि नहीं नहीं पहले बहुत भीड़ है यहाँ पे, बताओ, दूसरे पीछे बस आ रही है। सेम वो ये करता है, ठीक है। उसको आप क्या बोलते हो, CHP बोलते हो आप भाई, क्या बोलते हैं आप उसको, CHP, यानी कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब देखो ये डायरेक्ट याद रख लेना, GHP सबसे ज्यादा 50, BCOP 32, ठीक है, CHP 18, 18 32 माइनस माइनस तो 32 50, और प्लस में कौन सा था, GHP, ठीक है 60, तो 10 बच गया। तो 10 है जो छानने में मदद करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में GHP का मेन रोल होता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। ये लो भाई अपना डायग्राम भी यहाँ पे बना रखा है ऑलरेडी। तो देखिएगा कि यहां से ब्लड आ रहा है, यहां से मेरे भाई ये ब्लड आ रहा है, इधर छन रहा है, तो ये जो प्रेशर है, तो देखो GHP कौन सा है मेरे भाई, GHP कितना है 60, ठीक है। तो ये तो कर रहा है इसमें हेल्प आने में, ये तो क्या कर रहा है इसमें हेल्प कर रहा है कि भैया आओ भाई छनो तुम। लेकिन ये देखो, ये देखो BCOP कौन है, ब्लड कोलोइडल, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होती हैं यहाँ पे। ये इसमें क्या कर रही है कि भैया तुम आप देखो इस डायरेक्शन देखो आप, इनकी अपोजिट है ना। ये 32 ये है MM ऑफ HG, ये कह रहा है कि भैया जाने तुझे देंगे नहीं, यानी अपोजिट है ये वाला, ठीक है। तो ये BCOP हो गया। एक कौन सा होगा, CHP भी तो होता है, एक कौन सा होता है CHP। देखो CHP कौन सा होता है, ये इसका ही प्रेशर होता है, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं अपन, ये भी इसका विरोध कर रहा है CHP। तो ये जो इसका प्रेशर है ना, ये वाला, ये इसका विरोध कर रहा है कि भाई नहीं और यार बहुत हो गया, हमें नहीं चाहिए, वी आर सफिशियंट। लेकिन जब पावरफुल डंडा रहता है ना, छोटे को नहीं चलती है। चलो देखते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया भाई, ये ग्लो मेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया है, यहाँ पे ये छन गया। तो पहला तो आपने एक स्टेप तो पूरी कर ली कि भैया कैसे भी करके आपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बना लिया। अब देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता कितना है पर मिनट, तो होता है भाई 125। देखो GHP इट इज द ब्लड प्रेशर, देखो अब इसको ना वो डेफिनेशन लिख दिया भाई अपन ने कि इट इज द ब्लड प्रेशर विद इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जिसको तुम क्या बोला था, GHP बोला भाई। वैल्यू कितनी रहती है 60 mm ऑफ HG रहती है 60, वैसे तुम बहुत अच्छे तरीके से याद कर चुके हो। दिस प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यही क्या होता है भाई, गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है। एक होता है BCOP, द ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन ब्लड ड्यू टू ब्लड प्रोटीन्स, इट वैल्यू -32, इट अपोजिट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये तो लग रहा है लड़कियों वाला प्रेशर है, ठीक है। एक होता है CHP, द प्रेशर एक्सर्ट बाय द फिल्ट्रेशन ऑलरेडी प्रेजेंट इन ब्लड ल्यूमेन वोमेन्स कैप्सूल, ये रहता है -18 mm ऑफ HG, यानी भैया हम पहले से बैठे हैं और हम नहीं बिठा सकते वो वाला प्रेशर। तो ये तो क्या करते हैं भाई, अपोजिट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाते हैं, वो करवाता है। तो नेट फिल्ट्रेशन कितना आ जाएगा भाई, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आएगा, देखो 60 में से ये कर दो 10 आएगा। अब एक चीज का ध्यान देना, ये जो 10 mm ऑफ HG है ये ऑलवेज मेंटेन रहता है भाई, ये क्या रहता है, ऑलवेज मेंटेन। आप कहोगे इसको ऑलवेज मेंटेन, हाँ भाई ऑलवेज मेंटेन नहीं, क्यों, क्योंकि जब हम BP कम हो जाता है तब तो सर ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होता होगा ना, हाँ होता है ना। तो वहां पे RS भी तो RAS रास लीला चलती है, वो इसको तुरंत क्या कर लेता है, वापस से नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को मेंटेन कर देता है, वरना तो भैया, ठीक है। और जब कभी BP बढ़ जाए तो भी बेटा इसको मेंटेन किया जाता है ना। तो एक बार के लिए कुछ हो सकता है वेरिएशन आ जाए, लेकिन वापस से इसको दोबारा से क्या कर लिया जाएगा, मेंटेन कर लिया जाएगा। तो देखो द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस ड्यू दिस NF
पी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसकी वजह से क्या रहता है भैया, ये मेंटेन रहता है। ठीक है, ये देखो ये सारी चीजें नहीं होती भाई, प्लाज्मा होता है लेकिन इसमें से भी आप क्या निकाल दो, प्रोटीन निकाल दो। ये इसका क्या रहता है कि फिल्ट्रेशन में क्या क्या होता है। देखो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, अब बात यह है कि इसमें क्या क्या होता होगा। तो भाई एक तो जल, जल है तो कल है, ये तो आएगा तभी तो यूरिन बनेगा, वरना क्या आप यूरिन में ब्लड निकालोगे क्या, ब्लड। हाँ ठीक है। न्यूट्रिशन में देखो ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, विटामिन होती है, ध्यान देना। ग्लूकोज भी होता है, अमाइनो एसिड भी होता है, विटामिन भी होता है। अच्छा विटामिन कौन सी होती होंगी, विटामिन क्यों जा रहे हैं भाई यहाँ पर। अरे भाई देखो कुछ विटामिन ऐसी होती है जिनका स्टोरेज नहीं होता, तो एक्सेस में खा रहे हो भाई तो वो यूरिन से निकल जाता है। कुछ ड्रग्स वगैरह भी होती हैं जो भी उनका ना, भाई फालतू चीजें खाओगे निकालोगे ना। अब कुछ चीजें तो ऐसी होती है बॉडी स्टोर कर लेती है कि इन फ्यूचर काम लेंगे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि यार निकालो इनको क्या ही है, तो विटामिन उनमें से एक है। अमाइनो एसिड भी ज्यादा हो रहे हैं तो भाई निकाल देते हैं। प्रोटीन जितनी ज्यादा खाओगे अमाइनो एसिड में टूटेगा तो निकाल देते हैं भाई, है ना। ग्लूकोज, अच्छा एक चीज बता दूं मैं आपको कि ग्लूकोज फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे, यानी फिल्ट्रेट में आएगा ग्लूकोज, है ना। लेकिन भाई इसका एब्जॉर्प्शन 100% हो जाता है। एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है इसका, 100% हो जाता है पीसीटी में ही। इसको आगे जाने नहीं देता, पीसीटी कहती है जाने तुझे देंगे नहीं, वहीं पे उसका प्रॉपर क्या कर लिया जाएगा भाई, एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है किसका, ग्लूकोज का। फिर भी कई बार तो ग्लूकोज निकल जाता है भाई, अगर एक्सिस और एक्सिस अमाउंट में पड़ा है ना ग्लूकोज तो निकल जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसके आगे अपन जाके बात करेंगे जब अपन इसके बारे में डिजीज पढ़ाएंगे ना उस टाइम पे, कि अगर यूरिन में ग्लूकोज जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्यों जा रहा है, वरना तो पीसीटी है इतनी हरामी है भाई, जाने देगी नहीं, है ना ग्लूकोज को। ठीक है, और कोई पूछे इसमें आयंस कौन कौन से होंगे, तो देखो नमक होगा, यानी सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, एच आयन, बड़े गंदे वाला आयन है यार। यूरिया वेस्ट, भैया ये तो आप क्या कर सकते हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार भेज देते हो, है ना। श्रद्धा तुम्हारी है भेजने की, ज्यादा एक्सेस हो रहे तो भेज दो, अदरवाइज तो मत भेजो, है ना, वापस से भी ले सकते हो। इनको तो भेजना ही होता है मैक्सिमम। वेस्ट कौन सा है जिनको भेजना ही है, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये तो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इनका तो रख के भी क्या ही करोगे, तो वैसे भी हार्मफुल है अपने लिए। ठीक है, तो अब देखो ये अपन ने एक वैसे ही मजाक के लिए बना दिया ये डायग्राम। तो देखो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है भाई, टिश्यू फ्लूइड है ये वाला, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फ्लूइड भी लिख देता भाई, फ्लूइड है ये। ठीक है, और ये आपका बोमेंस कैप्सूल हो गया। तो देखो यहाँ से कुछ चीजें बाहर निकल रही हैं, यहाँ से भी बाहर निकल रही है, पानी निकल रहा है, कहने का मतलब ये हो गया। यहाँ से देखो पानी को अपन बाहर नहीं दिखाया है, ठीक है, यहाँ से फिर से थोड़ा स्टार्ट हो गया है पानी, ठीक है, और जाके क्या बन गया, यूरिन बन गया यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट। चलो देखो, अब देखो कि इसकी मैं बता चुका हूं ये सारी चीजें आपको पहले ही, कि भाई देखो कि ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन होता है ना उसकी रेट क्या होती है, जीएफआर, गर्लफ्रेंड रेट नहीं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है द अमाउंट टू द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर्म्ड पर मिनट इन बोथ किडनी, यानी दोनों किडनियां होती है ना, पर मिनट में कितना अमाउंट फिल्ट्रेशन बनाती हैं। तो भैया ये है 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। अब भाई 125 ml को आप मल्टीप्लाई करो, पर मिनट है ना, एक घंटे में कितना, 60 से मल्टीप्लाई करो, एक दिन में कितना, 24, फिर से उसको 24 से मल्टीप्लाई करो तो 180 लीटर आएगा। देखो अगर प्लाज्मा की तुम बात कर रहे तो ये तो कितना हो गया, 650 एम, वो पहले कर चुके अपन। एक होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, ये थोड़ा सा याद रखना भाई, ये थोड़ा सा क्या करना आपको याद रखना है कि आपकी जीएफआर बटा रीनल प्लाज्मा फ्लो, यानी प्लाज्मा कितना जा रहा है आपका, जो रेट है ना उसमें से देखो 125 बटा 650 यानी 20% फ्रैक्शन फिल्ट्रेशन, ये आपको याद रखनी है कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है कि आपकी जो जीएफआर है, ठीक है, उसको किससे डिवाइड कर दो, जो आपका प्लाज्मा है ना वो कितना फिल्टर हो रहा है, प्लाज्मा कितना फिल्टर हो रहा है उससे। ठीक है, तो देखो जीएफआर तो कितनी आ गई 125, अगर उसको वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 18
जो 180 ये देखो लीटर GFR पर डे, ठीक है। और यूरिन कितना आता है 1.5 लीटर। तो देखो 99% का तो क्या हो गया यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया। 99% आपने क्या कर लिया रीअब्जॉर्ब कर लिया है। अभी ध्यान देना अपन पहली स्टेप पे चल रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूरिन बनाने की। इसकी 3 स्टेप होती हैं। कौन कौन सी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। तो अपन कौन सी पे चल रहे हैं सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं 3 टाइप से, ओ 3 की वजह से होता है, 3 प्रेशर क्रिएट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उस पर बात कर रहे हैं अपन। तो अपन अभी पहला ही चल रहा है अपना, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे देखो सेकंड है रीअब्जॉर्प्शन। कौन सा है भाई, अभी अब अपन बात करते हैं किस पे रीअब्जॉर्प्शन पे। अभी आपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे कर लिया कि 2 लोग तो क्या कर रहे थे वापस से उसको जा रहे थे कि वापस जाओ भाई। एक कह रहा है नया ये आना है 50 माइनस 32 18 सॉरी 60 माइनस 32 18 60 mm ऑफ Hg माइनस 32 mm ऑफ Hg 18 mm ऑफ Hg। GHP कितना था 60 mm ऑफ Hg। BCOP कितना था माइनस 32 mm ऑफ Hg आएगा, ठीक है। और CHP कितना था कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना था 18। दोनों माइनस में थे 18 और 32 50 को किस में से माइनस कर दो GHP से। GHP कितना था 60। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आ गया 10 mm ऑफ Hg। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मेन रोल किसका होता है GHP का। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का होता है और ओवर बात करेंगे तो, ठीक है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना होता है 125 बटा 650 125 बटा 650, ठीक है। एक दिन में कितना फिल्ट्रेशन बनता है 180 लीटर। कितना बनता है 180 लीटर यानी 180,000 ml, ठीक है। पर मिनट कितना बनता है 125। पर मिनट कितना बनता है 125 वेल, ठीक है। सेकंड पे बात करते हैं अपन रीअब्जॉर्प्शन पे। तो देखो मोर देन 99% ऑफ इनिशियल फिल्ट्रेशन is reabsorbed when the filtrate flow through the renal tubule and collecting duct। ये ऐसा कह रहा है कि भाई जब आपका फिल्ट्रेशन जो 180 लीटर था वो आपके रीनल ट्यूब्यूल से गुजरता है, यानी कहां से PCT लोपोफेनले DCT कलेक्टिंग डक्ट वहां से गुजरता है, तो 99 का वापस से क्या कर लिया जाएगा रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, वापस से खींच लिया जाता है। अब किसका खींचोगे जो आपके लिए क्या होंगे यूजफुल, जो आपके लिए क्या है भाई यूजफुल सब्सटेंस है ना, उनको वापस से क्या कर लेना है रीअब्जॉर्ब कर लेना है। तो देखो द रीअब्जॉर्प्शन अकर बाय बोथ एक्टिव एंड पैसिव मैकेनिज्म। अच्छा ये क्या लफड़ा है भाई पैसिव और एक्टिव। देखो पैसिव और एक्टिव का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अगर तुम चाहोगे, क्या चाहोगे कि काम की चीजें जा रही हैं बह के फालतू में, तो भाई तुम पैसे दे के भी खरीद लोगे। तो पैसे दे के यानी अपनी बॉडी पैसे दे नहीं सकती कि यार लो यार ये पैसा ले जाओ आप, है ना। तो ये क्या करेगी एनर्जी लगा देगी, अपनी ATP खर्च कर देगी उसको वापस से गेन करने के लिए। उसको तो बोलते हो आप एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और जो अपने आप कंसंट्रेशन के हिसाब से आ रहा है कि भाई जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कम की तरफ भग रहा है, एंड जिधर प्रेशर ज्यादा है उधर वो कम की तरफ भग रहा है, कम प्रेशर की तरफ, वो हो गया पैसिव, ठीक है। अब देखो काम की चीजें राजी राजी आ रही है तो ठीक है, वरना जबरदस्ती खरीद लो, पैसे देके खरीद लो, ठीक है। तो यही चीजें होती हैं। तो एक्टिव हो रहा है एनर्जी खर्च हो रही है, पैसिव हो रहा है कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पे देखो एक अपन ने किडनी की स्ट्रक्चर बनाई थी ऐसे ना, चलो एक बार रुको। देखो 2 पार्ट बनाए थे अपन ने, एक तो कोर्टिकल वाला पार्ट था बाहर की तरफ, ये कोर्टिकल था, और अंदर कौन सा था मेडुला था। अंदर कौन सा था मेडुला। तो ये जो लेयर दिख रही है ना आपको, ये जो क्या दिख रही है आपको लेयर दिख रही है, ये मेडुला है और बाहर क्या है कोर्टेक्स। तो इसकी ना कुछ ओस्मोलैरिटी होती है। क्या रहती है भाई इनकी ओस्मोलैरिटी। ये ओस्मोलैरिटी क्या होती है सर, यहाँ पे लिखा है कि 300 मिली ओस्मोल, 300 मिली ओस्मोल। अब ये क्या होती है, तुम तो ऐसा मान के चलो कि आपने एक बर्तन लिया, आपने क्या ले लिया एक कटोरा ले लिया। चलो मैं बना देता हूं एक बार के लिए, फिर मिटा देंगे अपन इसको। ये एक अपन ने ले लिया एक बर्तन, ठीक है। इसमें अपन ने भर लिया वाटर, इसमें क्या भर लिया भैया अपन ने वाटर भर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर तुम डाल रहे हो कुछ साल्ट,
इसके अंदर क्या डाल रहे हो भाई तुम, साल्ट डाल रहे हो। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, साल्ट। यानी मैं कह दूं कि पानी के बर्तन में तुमने चीनी डाल दी, नमक डाल दिया और भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए ना आपने, और कितना लीटर पानी है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहलाएगा, उसकी ओस्मोलरिटी कहलाएगी। उसकी क्या कहलाएगी, ओस्मोलरिटी। तो तुम सीधा सा एक चीज समझ लो कि जिसमें ज्यादा साल्ट होंगे ना, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, प्रोटीन प्रोटीन होगी जितनी भी, जितनी की आलतू फालतू चीज ज्यादा है ना, उसकी ओस्मोलरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब इसको दूसरे तरीके से समझ लो, जो जितना गाढ़ा होगा, गाढ़ा का मतलब ये तो है ना यार, इसमें आपने बहुत सारी चीजें डाल दी। तो मैं कह दूं कि आपने ना 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक और 1 किलो प्रोटीन, इन 5 किलो अलग अलग चीजें डाल दी आपने 10 किलो में। तो एक बर्तन में तो वो हो गया 15 किलो हो गया ना, 5 किलो फालतू फालतू चीजें, 10 किलो वाटर, सोलवेंट और सोल्यूट। एक में आपने सिर्फ 1 किलो चीनी डाली और 10 किलो पानी डाल दिया, तो ये तो कम ही गाढ़ा हुआ ना भाई, वो ज्यादा गाढ़ा होगा, उसमें ज्यादा चीजें हैं, तो उसकी ओस्मोलरिटी ज्यादा है, इसकी ओस्मोलरिटी क्या है, कम है। समझ रहे हो ये बात है। जिसमें जो ज्यादा साल्टी है मानो, तो ज्यादा साल्टी, ज्यादा अलग आलतू फालतू मोल, उसकी ओस्मोलरिटी ज्यादा, जिसमें कम उसकी ओस्मोलरिटी कम। यानी ये पतला ये गाढ़ा, ये पतला ये गाढ़ा, ओस्मोलरिटी कम पतला, ओस्मोलरिटी ज्यादा गाढ़ा। गाढ़े को ज्यादा पानी चाहिए, नहीं पानी उसकी तरफ भागेगा, जिसकी ओस्मोलरिटी ज्यादा होगी पानी उसकी तरफ जाएगा, जिसकी ओस्मोलरिटी कम होगी उधर से पानी निकल के भागेगा, ठीक है। अरे भाई जो चीज ज्यादा होगा उधर तो जाएगा वो, चलो ठीक है जा रहा है। तो देखो कोर्टिकल की ओस्मोलरिटी रहती है 300 मिली ओस्मोल, ठीक है। अब सर ठीक है 300 मिली ओस्मोल हो गई, यहाँ पे 300 मिली ओस्मोल है यहाँ पे। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना बट अपन जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो भाई बढ़ती रहेगी ये, और अपना जो लूप ऑफ हेनले है उसकी एंडिंग वाले में ये 1200 मिली ओस्मोल हो जाएगा। क्या हुआ इसका मतलब कि यहाँ पे ना कुछ आलतू फालतू आयंस कम थे, लेकिन जैसे जैसे तुम नीचे पहुंचे तो यहाँ पे कुछ साल्ट वाल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स ये ज्यादा हो गए। कहां से आए इस पे बात करेंगे, लेकिन तुम तो समझो भी कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, ओस्मोलरिटी बढ़ रही है। किसकी, मेडुला की। किसकी भाई, मेडुला की। क्यों क्यों, अरे भाई ये पानी को एब्जॉर्ब करवाने की एक मैकेनिज्म है, यानी एक ना उसने एक जाल बिछाया हुआ है कि कैसे करके पानी को अपने को क्या करना है, एब्जॉर्ब करवाना है। पानी को क्या करवाना है, अपने को एब्जॉर्ब करवाना है, कि ठीक है भाई करवा लेंगे। तो एक मैकेनिज्म कर ली, और मेनली तो कौन कर रहा है, रेगिस्तान वाले भाई साहब कर रहे हैं। वहीं पे पानी की कमी है, कोर्टिकल होते हैं 80 to 85, उनमें ज्यादा लफड़ा ही नहीं होता, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है। चलो ये फिर आपको रात में पढ़ाऊंगा तो याद होना चाहिए आपको ये, ठीक है। तो अब देखो मुझे यहाँ पे मान लो 300, देखो इधर भी भैया 300 ही रहेगा वाटर का, इसमें भी 300 ही रहेगा, आगे जाके खैर 200 तक पहुंच जाएगा ये, उसकी बात करेंगे, लेकिन 300 है भाई यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो ना पानी इधर जा रहा ना पानी इधर जा रहा, ठीक है। लेकिन जैसे इसके पास में आएगा तो इसके अंदर तो 300, लेकिन इसमें तो बढ़ रखी है, इसमें तो ये बढ़ रखी है। अच्छा तो बढ़ रखी तो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। भाई आपको पता है ना कि इसकी ओस्मोलरिटी 300 थी, लेकिन बाहर तो मान लो 500, तो भाई पानी बाहर जाओ। फिर सर इसे साल्ट वाल्ट नहीं जाएंगे क्या? अरे भाई इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि पानी के लिए ही परमेबल होती है, साल्ट वाल्ट के लिए इम्परमेबल होती है ये, हाँ बात करेंगे अभी इसकी। लेकिन तुम तो ये देखो इसमें से जो काम की चीजें है ना, उससे अभी कोई लेना देना नहीं है, इस वाली लिंब को तो कम से कम समझ रहे हो ना, इसको है, इसको आयनों से मतलब है, इसको आयनों से कोई मतलब नहीं है, तो पानी बाहर निकाल देगी भाई। तुम अगर गाढ़ा बाहर ज्यादा दिख रहा है तो पानी निकाल दो, ठीक है। ये चीजें हैं। अब देखो अभी अपना रीएब्जॉर्प्शन की बात है, पीसीटी की रीएब्जॉर्प्शन की बात करेंगे अभी अपन, पीसीटी के रीएब्जॉर्प्शन की बात करेंगे अभी। मैं वैसे बता रहा हूँ ये डायग्राम बीच में एक बना रखा था तो आ गया बीच में, ठीक है। मैंने ओस्मोलरिटी समझाई इसके नाम से आपको, ठीक है। तो देखो ये मैंने और भी डायग्राम ही बना के समझा दिया था। तो देखो ये कोई बर्तन है, इसमें 1 लीटर पानी ले लिया, तो ये तो सोलवेंट हो गया, ग्लूकोज डाल दिया, 1 ml NaCl डाल दिया, मान लो ग्लूकोज सोडियम फलाना टिकड़ा सारी चीज डाल दी। तो कितने टाइप के मोल डाल दिए अपने, 3 टाइप के डाल दिए, ठीक है। ये सारे, ठीक है। तो इसकी 3 मिली ओस्मोल, यानी अगर तुम थोड़ा उस लेवल पे बात करोगे तो 3000 मिली ओस्मोल। कितने टाइप के आपने उसमें क्या डाले हैं, मोलिक्यूल्स डाले हैं ना, मोल वोल। अब ये इतनी ज्यादा मुझे देखो केमिस्ट्री की बातें मुझे नहीं आती, मैंने तो थोड़ा बहुत समझाया। तो ओस्मोलरिटी क्या होती है, बस डेफिनेशन रटी हुई थी। तो देखो ओस्मोलरिटी क्या होती है, रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज विच इन विच मल्टीपल टाइप ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट। मैंने बोला था ना नमक चीनी इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या रहेगी, ओस्मोलरिटी रहेगी, ठीक है। तो देखो द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ कोर्टिकल इंटरस्टिशियल इज 300 मिली ओस्मोल,
ठीक है। बट द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम इंक्रीज फ्रॉम 300 milliosmol to 1200 milliosmol as we go deep into the medulla. This is called medullary osmotic concentration gradient. ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये वर्ड है ना बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो देखो मेडुला में तुम जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, यहाँ पे 300 थी, पहुंच गए 1200, तो तुम तो ऐसे मानो कि ग्रेजुअली चेंज आ रहे हैं। ग्रेजुअली क्या आ रहे हैं? चेंज आ रहे हैं। उसको ग्रेडियंट कंसंट्रेशन कह देते हो आप, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। यानी 300 से 1200, 300 से कहाँ पहुंच गए? 1200। तो ग्रेजुअली जा रहा है, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ऐसे जा रहा है ये। तो ग्रेजुअली चेंज होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, ओके। दिस हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इज ड्यू टू देयर सोल्यूट। किसकी वजह से भाई? सोडियम, क्लोरीन, यूरिया, है ना, ये सारी चीजें होती हैं, इसकी वजह से ये रहता है ना। काउंटर करंट मैकेनिज्म, अभी अपन इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होती है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। ये इसमें ना क्वेश्चन रखे हैं कुछ, इस पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज एस्टेब्लिश द मिलियोस्मोल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। हाउ द इज मेंटेन, कि भैया ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेंटेन कैसे रहता है। व्हाई दिस रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत क्या है, आपने क्यों करा है। अच्छा पहले तो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या ये कंसंट्रेशन रहती है 300, 400, 500, 1200, 300, 400, 500 और 1200, ये रहती है क्या बचपन से? जन्म ले आता भी पहले बार कब हुई है, ठीक है। तो भाई जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद में, ठीक है, कुछ तो मतलब वो यूरिन बनता है ना, ठीक है। तो वो पहली बार में ये कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं हो गई, लेकिन पहली बार से शुरू हो गई जब वो यूरिन, जो किडनियां है ना उसने यूरिन बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसका जो कोर्टिकल वाला पार्ट है उसकी तो 300 तो हर जगह रहती है, लेकिन धीरे 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 जो आयंस वगैरह उसकी बॉडी में गए, फिर वो छन्ना, फिर धीरे धीरे बनती है भाई ये, है ना। अब देखो, अब इसमें ये बात है कि ये कैसे तो एस्टेब्लिश हुई, कैसे बनी, ठीक है, और ये मेंटेन कैसे रहती है, और ये रिक्वायर्ड क्यों है। तो भाई वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए रिक्वायर्ड होती है ये। वाटर का क्या करवाने के लिए? एब्जॉर्प्शन, नहीं वाटर का हानि नहीं हो, वाटर को अपन यानी फिल्ट्रेशन जो है ना उसका रीएब्जॉर्प्शन करवा सके अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम, इसलिए रिक्वायर्ड होती है। मैंने बता दिया तीनों का, ठीक है। अब देखो ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वैसोप्रेसिन, वो इसको मेंटेन करने में हेल्प भी करते हैं भाई। वो डीसीटी पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? अपनी डीसीटी पे काम करते हैं। उनके बारे में अपन बातें करेंगे थोड़ी देर बाद में। अब देखो ये है कि रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है भाई। ये क्या है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है। तो अपन पहले एक एक चीज पे जाते हैं। तो देखो इनिशियली अपन बात करेंगे, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया भाई? ये ग्लोमेरुलस है और इससे ये फिल्ट्रेशन बन गया, ठीक है। सो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन गया और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 300 मिलियोस्मोल यहाँ पे। अब यहाँ से तो सिर्फ छना है, ये 10% जीएचपी था, उससे ये छन गया। अब देखो छन तो गया। अब ये पीसीटी है यहाँ तक के, यहाँ तक क्या है भाई? ये पीसीटी है। तो पीसीटी पे अपने नीट में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो पीसीटी है ना, पहली बात तो ये है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, समीपस्थ सम्मिलित नलिका। शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समीपस्थ यानी नियर, सम्मिलित कोइल्ड ट्यूब, समझे हो? चलो देखो, तो ये देखो ये क्या करती है। सबसे पहले तो सबसे भला काम क्या है इसका? ऑल न्यूट्रिएंट आर रीअब्जॉर्ब्ड 100% एक्टिवली, यानी जो भी काम के न्यूट्रिएंट होते हैं, बोले तो ग्लूकोज, इसका 100% एब्जॉर्ब कर लेती है, समझ रहे हो? यानी अपने काम की जो चीज है भैया पैसे खर्च करके कर लो, चाहे एक्टिवली होता है इसका। कैसा होता है भाई? एक्टिवली। तो देखो यहाँ पे जो डार्क वाले हैं ना, ये वाले, ये ब्लैक कलर के, ये एक्टिव का साइन दिखा रहे हैं भाई। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? ये एक्टिव का साइन करवा रहे हैं। तो देखो 100%, यानी अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि ग्लूकोज का कितना परसेंट होता होगा भाई, तो यहाँ पे कितना होता है मेरे भाई? 100% ग्लूकोज का क्या हो जाना है? रीअब्जॉर्प्शन हो जाना है 100%, 101%। चलो, और 70 to 80 इलेक्ट्रोलाइट्स बोले तो ये तुम्हारे
सोडियम वगैरह, पोटेशियम वगैरह, है ना, इनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाना है। अब इनका दोनों ही तरीके से होता है, एक्टिवली भी हो सकता है और पैसिवली भी, यानी जो ज्यादा काम के हैं उनको भाई पैसे देके भी खरीद लो, बाकी तो आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन देखो वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे लगभग 65, लगभग कितना 65। तो मैं यहाँ पे बात करूं, देखो टोटल का लगभग कितना हो गया है, यहाँ पे वाटर का कितना परसेंट रीएब्जॉर्प्शन हो गया है, 65%। टोटल कितना 65% H2O। तो इनका तो कोई ज्यादा मैटर नहीं कर रहा कि ग्लूकोज कितना ले लिया आपने, इलेक्ट्रोलाइट्स कितने ले लिए, लेकिन टोटल आपने अभी तक कितने करवा लिया, 65% का रीएब्जॉर्प्शन। देख कोई तुमसे पूछ ले कि 180 लीटर फिल्ट्रेशन है, वेल उसका कितना परसेंट फिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 65। चलो ठीक है। लेकिन कंसंट्रेशन कितनी बनी हुई है, 300 मिली ओस्मोल यहां तक, ठीक है। और यहां से पहले पहले क्या था आपका, कोर्टिकल था। अब आप किस में एंटर कर रहे हो भाई, मेडुला में एंटर कर रहे हो। किस में एंटर कर रहे हो, मेडुला में एंटर कर रहे हो। 300 मिली ओस्मोल इसकी कंसंट्रेशन। चलो ठीक है। अब इसमें पहले ये और देख लेते हैं कि कौन से आयनों का वापस से सिक्रेशन भी हो रहा है, ठीक है। वापस से क्या हो रहा है, ये तो रीएब्जॉर्ब करवा रहे हो, तो ये यहाँ पे क्योंकि ब्लड वेसल्स होती हैं भाई, उनमें चला जाना है ये, तो ये इसका अभी रीएब्जॉर्प्शन किसका करवा रहे हो कि वापस से इसका सिक्रेशन, मतलब वापस इसमें कौन सी डाल रहे हो, तो देखो एक तो H+ आयन डाल रहे हो, क्योंकि ये पीएच रेगुलेशन होता है ना H+ आयन से। NH3 अमोनिया है उसको डाल दो, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, क्योंकि ये काम के नहीं है तो इनको क्या कर दो। हाँ बाइकार्बोनेट तो काम का होता है, इसको आप क्या करवा रहे हो भाई, रीअब्जॉर्ब करवा लो, है ना। क्यों करवा रहे हो सारा ये, देखो पोटेशियम को तो क्यों निकाल रहे हो कि आपको आयनिक बैलेंस बनाना है। आयनिक क्या करना है आपको, बैलेंस बनाना है कि आपके ब्लड में इतने पोटेशियम होने चाहिए तो होने ही चाहिए ना, अगर ज्यादा है तो निकाल दो वापस से। बाइकार्बोनेट आपको ब्लड में चाहिए ही चाहिए, बाइकार्बोनेट तो ये क्यों चाहिए सर, ये तब चाहिए मेरे भाई, याद करो, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, बाइकार्बोनेट, H+ HCO3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहीं पे बात करेंगे, बस हिंट दे दिया, ठीक है। तो उसके लिए चाहिए ये, ठीक है। अब इनको तुम वापस से कर रहे हो भाई, ठीक है, ओके। अब चलते हैं अपन, देखो यहाँ पे ये जो लिम्ब है ना, इसको बोलते हैं अपन डिसेंडिंग लिम्ब। क्या बोलते हो भाई इसको, डिसेंडिंग, यानी अवरोही भुजा। कौन सी भुजा हो गई, ये अवरोही भुजा। तो इसके लिए एक बात है कि ये सिर्फ वाटर के लिए परमेबल है, इसमें आप वाटर एक्सचेंज कर सकते हो। यानी इसने कह दिया, मान लो इसका मुंह इधर कर देते हैं, नीचे की तरफ फिल्ट्रेट जा रहा है इसमें, और इसको कह दिया कि तुम्हें सिर्फ वाटर से मतलब है, तुम्हें किससे मतलब है, सिर्फ वाटर से। तुम सिर्फ वाटर को रिमूव कर सकती हो, वाटर को अंदर ले सकती हो, आयन से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे इसमें 300 आ रहा था, 300 मिली ओस्मोल था, बाहर तो 400 हो गया भाई। तो क्या करेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर क्या कर देगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है H2O परमेबल, सोल्यूट इम्परमेबल। वाटर सोलवेंट होता है और इसमें डली हुई चीजें कैसे होती हैं, सोल्यूट, ठीक है। तो वाटर निकल रहा है, देख लो वाटर निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, 20% वाटर निकल गया इधर से, 20% वाटर निकल गया, 20% वाटर निकल गया इधर से, रीअब्जॉर्ब हो गया। कितना परसेंट भाई, 20% हो गया वाटर रीअब्जॉर्ब। अब मुझे एक चीज बताओ, जब 20% वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया आपके मेडुला में, यहाँ पे ये मेडुला था ना, तो 20% हो गया, 65 वहां पे था, 20% यहाँ पे हो गया, तो 85 तो हो गया। कितने परसेंट हो गया ये अभी, 85 हो गया, ठीक है, हो गया। तो भाई अब जैसे चलते हो आप इसमें, आपके जो यहाँ पे फिल्ट्रेट है इसका भी 1200 मिलीमोल और बाहर का भी कितना हो गया, 1200। अब ना तो पानी अंदर जाना ना पानी बाहर आना, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, इक्वल हो गई है भाई, ठीक है। कितनी हो गई, इक्वल हो गई। अब देखो, अब ये वापस से आरोही भुजा में जा रहा भाई, असेंडिंग वापस से, इसका मुंह अभी ऊपर कर दे तो फिल्ट्रेशन क्या, जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब इसको बोला कि तुम्हें सिर्फ वाटर के लिए परमेबल नहीं होना है, सिर्फ मतलब वाटर के लिए होना ही नहीं तुम्हें परमेबल, सिर्फ तुम्हें आयनों के लिए परमेबल हो, तुम आयनों को एक्सचेंज कर सकते हो, वाटर को नहीं करोगे। तो कह रहे भाई मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा क्या है, यहाँ पे आयन है, ओस्मोलिटी ज्यादा हो गई ना, तो आयन बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से आयन निकालना शुरू कर दूंगी। क्या भाई, ठीक है भाई, मुझे तो ऊपर जाते जाते तो देखो यहाँ पे 1200 थी, तो यहाँ पे तो हजार रही होगी ना, तो कैसे होगी मेंटेन, देखो ये हजार ही कैसे मेंटेन होगी, यहाँ से कुछ रिलीज करोगे तभी तो भाई, आयंस निकालोगे, पानी आप निकाल नहीं सकते। तो आप देखो कौन कौन से आयन निकाल दो,
पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, कैल्शियम, नाना प्रकार के जो तुम जानते हो, लेकिन इसमें याद रख लेना ये जो 3 है ना, कल नहीं आना, ठीक है। इनका देखो एक्टिवली होता है, इनका कैसा होता है, एक्टिवली होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इनका कैसा होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, सॉरी देखो सोडियम का दोनों है यार यहाँ पे, है ना, पैसिव भी है और एक्टिव भी है। ये तो पैसिव हो गया और ये क्या हो गया, एक्टिव, ये होता है यहाँ पे। अब जाते जाते तुम वापस जाओगे ना, तब तक वापस से 300 मेंटेन हो जाती है। कितनी मेंटेन हो जाती है, 300 मेंटेन हो जाती है, करेक्ट, ओके सर, मान लेते हैं। अब जैसे तुम पहुंचोगे ना भाई, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते तो ये तो मान लो आपकी लूप ऑफ हेनले थी, ये क्या थी आपकी लूप ऑफ हेनले। अब आपका डीसीटी का फर्स्ट हाफ आ जाता है। मैंने बोला था कि डीसीटी मान लो कॉन्वोलेटेड है, इसके 2 हाफ बना लो, एक तो ये रहती है कलेक्टिंग डक्ट के जैसी, एक रहती है ये लूप ऑफ हेनले की जैसी रहती है, ठीक है, उसकी जैसी हरकतें हैं इसकी। तो जो अब ये क्या मतलब कि यहां से ना आयन रिलीज कर सकते हो आप, यहां से क्या कर सकते हो, आयन, ठीक है। तो इधर से भी क्या शुरू हो जाते हैं भाई, आयन निकलना शुरू हो जाते हैं यहां से, देखो एक्टिवली क्या निकलने शुरू हो जाते हैं भाई, आयन निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आयन निकल रहे हैं एक्टिवली, तो और भी ज्यादा देखो 300 तक तो तुम पहुंच गए थे पहले, और ज्यादा निकाल रहे हो प्रेशर से, तो कितने हो गए भाई, ये लगभग ये पहुंच जाती है 150 से 200 मिलियोस्मोल तक, यानी आपकी जो डीसीटी की फर्स्ट हाफ है ये 200 से 150 से 200 तक पहुंच जाती है ये, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ काम करते हैं, एल्डोस्टेरोन काम करता है, क्या काम करता है यहाँ पे, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, अभी उसकी बात करेंगे अपन। तो देखो लेकिन इसका एक नाम होता है, इट फर्स्ट हाफ ऑफ डीसीटी इज कॉल्ड डाइल्यूटिंग सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट हाफ को डाइल्यूटिंग सेगमेंट बोलते हैं। भाई क्यों बोल रहे हो डाइल्यूटिंग सेगमेंट आप इसको, ये डाइल्यूट करते हैं भाई, इसमें से आयन आपने निकाल लिए तो पानी तो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, सॉरी पानी नहीं, सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, यानी फिल्ट्रेशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, यानी पानी ज्यादा है उसमें, क्योंकि आयन तो आपने बहुत सारे निकाल लिए, तो डाइल्यूटिंग लिम्ब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं अपन इसको, डाइल्यूटिंग लिम्ब बोल रहे हैं। ये भी डाइल्यूटिंग लिम्ब है मेरे भाई, ठीक है, ये डाइल्यूटिंग लिम्ब कर रही है, कंसंट्रेशन कर रही है, ये डाइल्यूट कर रही है। अब चलते हैं अपन डीसीटी पे, तो देखो 200 मिलियोस्मोल पहुंच गए आप, ओके, कैल्शियम निकल रहा है, लेकिन ये कैसा निकल रहा है, पैसिवली निकल रहा है। अब आप सेकंड हाफ की बात करो, देखो 150 तक पहुंच गया अपन, 200 से 200 बोला अपन ने। अब देखो और फिर सेकंड हाफ में और भी ज्यादा आयंस निकलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, अपना एक हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन। तो एड्रिनल जो किडनी होती है अपनी, उस क्या बोल रहा हूं मैं, एड्रिनल जो ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर, तो वहां से एल्डोस्टेरोन हार्मोन आता है, एड्रिनल कोर्टेक्स से आता है। उसमें भी 2 पार्ट होते हैं भाई, एड्रिनल कोर्टेक्स और मेडुला। तो कोर्टेक्स वाले पार्ट से आता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है ना, ये आयन से रिलेटेड होता है, यानी ये क्या करता है, देखो सोडियम आयंस को बाहर निकालता है, पोटेशियम आयन को अंदर करता है, यानी सोडियम पोटेशियम पंप। क्या करता है ये, सोडियम पोटेशियम पंप बना देता है यहाँ पे, यानी 3 सोडियम बाहर निकालो और 2 पोटेशियम अंदर करो, तो भी आयनों की कमी हो रही है भाई, कि 3 बाहर निकाल रहे हो 2 अंदर डाल रहे हो। सोडियम पोटेशियम पंप किसके थ्रू बनते हैं, एल्डोस्टेरोन। कहां से सीक्रेट होता है, एड्रिनल ग्लैंड से, देखो एल 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 ए एड्रिनल कोर्टेक्स एल्डोस्टेरोन। बट ये कंडीशनल है, यहाँ पे लिखा हुआ भाई अपन ने कंडीशनल, कि ऐसे नहीं निकाल लेगा भाई, ये तो नॉर्मल था, ये तो चल ही रहा था भाई। ये कंडीशनल है कि भाई अगर आपको पानी चाहिए, यानी बीपी कम हो रखा है, तो आपको पानी निकालना है इसमें से, वाटर रीएब्जॉर्ब करना है ना, तो रीएब्जॉर्ब करना है तो भाई किसी गर्लफ्रेंड को बुलाना है तो उसके बॉयफ्रेंड को बुला लो, किसी बॉयफ्रेंड को बुलाना है उसकी गर्लफ्रेंड को बुला लो। तुमने किसको बुला लिया, इसकी गर्लफ्रेंड को बुला लिया, सोडियम और पोटेशियम को, तो इसके साथ साथ वाटर अपने आप आएगा। वाटर को बुला नहीं रहा है लेकिन वाटर आएगा, ठीक है, ठीक है, इसके साथ ही आ गया। फिर कह रहा है कि यार चलो देखो आपने क्या करा, कंडीशनल है, ये आयनिक बैलेंस को रेगुलेट करता है और पीएच भी रेगुलेट करता है। तो इसके थ्रू देखो कौन कौन सा आ गया, ये देखो एच आयन इसमें डाल दिया, बेकार की चीजें, अमोनिया डाल दिया, बेकार की, बाइकार्बोनेट काम की चीज है, इसको एब्जॉर्ब करवा लिया, और वाटर यहाँ से देखो निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है। आप 300 ml पे पहुंच गए। एक चीज और देना यहाँ पे ध्यान, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो एच आई है ना, ये जो H2O है, ये किसकी प्रेजेंस में निकल रहा है भाई, यहाँ पे तुमने एल्डोस्टेरोन डाला तो यहाँ पे ADH डाल दिया भाई। क्या डाल दिया आपने, ADH। ये भी कंडीशनल होता है, ADH भी क्या होता है यहाँ पे, कंडीशनल। कैसे कंडीशनल होता है ADH, तो देखो
एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। कहां से होता है भैया? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। आंसर हो गया। तो अब भाई अगर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है एडीएच, इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको? एक वेसोप्रेसिन भी बोलते हो। यानी ये आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको तो करता है, प्रेस करता है, यानी उसको दबा देता है, यानी उसका ल्यूमिन कम कर देता है और बीपी बढ़ेगा। ठीक है, यानी ये कब होता है? जब आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स में, या फिर मैं बोलूं कि ब्लड का बीपी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तब होता है। तो एक तो ये उनका ल्यूमिन कम कर, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा, पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। ठीक है, तो बढ़ाएगा कैसे? यही तो ये कुछ पोरीन सीक्रेट वो बना देता है, एक्वापोरिन, यानी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना देता है एक्वापोरिन, इसमें डीसीटी में, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, इनसे पानी निकलना शुरू हो जाता है, इनसे पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो देखो पानी का रीएब्जॉर्प्शन करवा लिया, पानी करवा लिया रीएब्जॉर्प्शन, और ये जो है इनका सिक्रेशन करवा दिया, अमोनिया का। ये इसका रोल नहीं है इनका सिक्रेशन में, पानी का एब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या बना के? एक्वापोरिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनवा के करवाता है। ये ध्यान देना है। ठीक है, चलो अब जैसे जैसे आप आओगे तो भाई इसकी 300, देखो डीसीटी से भी ये काम कर रही है, ये एडीएस डीसीटी पे भी काम कर रहा है। ठीक है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट का सेम कहानी है, इस पे भी काम करेगा, उस पे भी काम करेगा ये। ठीक है, अब देखो ये पानी निकल रहा है बाहर। एक चीज है कि यहां से थोड़ा सा पानी, थोड़ा क्या, बहुत सारा पानी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, एच डाल रहे हो। देखो एक चीज है, यूरिया है ना, यूरिया एक थोड़ा सा यहाँ पे यूरिया साइकिल चलता है, यहाँ यूरिया रहता है, इसका मेंटेनेंस रखने के लिए रहता है ये, कि यहाँ से देखो कलेक्टिंग डक्ट है ना, यहाँ से यूरिया रिलीज होता है, यहाँ से क्या हो जाता है? यूरिया रिलीज हो जाता है, और इस क्षेत्र में फिर, लेकिन ये यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है थोड़ा बहुत यूरिया, थोड़ा बहुत यूरिया। क्या? क्यों? क्योंकि ये क्या था, अगर यहाँ पे यूरिया नहीं रखोगे ना आप, तो यहाँ से वाटर बाहर नहीं निकलेगा, तो वाटर निकालना ही नहीं था ना यहाँ पे, तो हाँ वाटर नहीं निकालना था। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए होती है? आयंस के लिए परमेबल होती है। तो ये यूरिया यहाँ पे चला जाता है, ये यूरिया यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, और ये यहाँ का एनवायरमेंट मेंटेन रखना होता है ना आपको, उसके लिए होता है ये यूरिया वाला। ठीक है, तो ये 1200 ml। अब यहाँ पे जो यूरिन आएगा उसकी ओस्मोलैरिटी कितनी रह रही है आपकी? 1200 मिली ओस्मोल यूरिन रह रहा है। ये डक्ट ऑफ बेलिनी है, ये जाके आपके फिर यूरेटर वगैरह में, वो जो माइनर कैलिक्स फलाना लिखड़ा, वहां पे जाता है। ठीक है, माइनर मेजर, ठीक है, उसमें चला जाएगा। अब देखो ये तो कि आपको कोई पूछेगा तो यहाँ पे कौन सी चीजें थी? सोडियम, क्लोरीन और यूरिया वाली चीजें। अब देखो कि आपकी जो पीसीटी है इसकी क्या कहानी है, ये तो अपन ने एक डायग्राम से बता दिया कि ये चीजें होती हैं। तो देखो पीसीटी में आपका 100% न्यूट्रिशन हो जाता है एब्जॉर्ब। क्या हो जाता है भाई? यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, 100% एब्जॉर्प्शन हो गया यहाँ पे, और 70 to 80 क्या भी हो गया यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइट्स का भी एब्जॉर्प्शन हो गया। याद रख लेना, एक्टिव और पैसिवली दोनों होता है, मेनली एक्टिव होता है। ठीक है, लगभग कितना? 65% वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया। वाटर का भी क्या हो गया भाई यहाँ पे? एब्जॉर्प्शन। लेकिन मुझे एक चीज बता दो यार आप अभी, कि आपके जो डीसी तक यहाँ पे ना, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में कितने % फिल्ट्रेशन का एब्जॉर्प्शन होता है? तो ये होता है भाई 14% का, क्योंकि 85 तक तो फिर पहले हो चुका था, ये हो गया 99। ठीक है, तो डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में कितना हो जाता है लगभग? ठीक है, 14%। अब देखो एच आयन इनका होता है सीक्रेशन अमोनिया का। ठीक है, और HCO3 का हो जाता है एब्जॉर्प्शन। देखो ये गंदी वाली चीजें भाई। ठीक है, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास आयनिक बैलेंस के लिए जरूरी है या नहीं है। ठीक है, ये उसके लिए होता है, इसको एब्जॉर्प्शन भी करवा सकते हो, सीक्रेशन भी करवा सकते हो, दोनों होता है। ये तो अकॉर्डिंग टू आयनिक मेंटेन पे डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे कैसा क्या है। ठीक है, तो देखो, और H ये बाइकार्बोनेट और H का तो होता है किसके लिए भाई? पीएच रेगुलेशन के लिए होता है। तो ये ध्यान रखना है ये क्वेश्चन, कि किसका तो सीक्रेशन होता है, किसका एब्जॉर्प्शन होता है, ये ध्यान देना। चलो देखो, अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिसेंडिंग एरिया इज इम्परमेबल, यानी जो आपकी हेनले का लोब था उसका डिसेंडिंग एरिया और इम्परमेबल टू सोल्यूट्स बट इट इज परमेबल फॉर वाटर। बोला ना यार अपन ने, वाटर के लिए परमेबल, सोल्यूट आयनों के लिए भैया तुम जाओ नहीं चाहिए।
20% H2O is reabsorbed in descending limb। भाई 65 तो पीसीटी में और 20 डिसेंडिंग लिम्ब है। असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, देखो इम्परमेबल फॉर वाटर और परमेबल फॉर सोल्यूट, ठीक है, उसके अपोजिट है। तो कौन कौन से बड़ी, देखो सोडियम क्लोराइड पोटेशियम आर रीअब्सॉर्ब एक्टिवली। तो भैया ये बहुत काम की चीजें हैं, तो इनको तो पैसे देके खरीदना पड़ेगा। हाँ ये हैं, इनको तुम ऐसे भी कर सकते हो पैसिवली भी। वाटर इज नॉट रीअब्सॉर्ब्ड, हाँ असेंडिंग में थोड़ी ना होता हो, तो डिसेंडिंग में हो रहा है ना। एज द फिल्ट्रेट मोर अपवर्ड टू कंसंट्रेशन टू फिल्ट्रेट वगैरह, क्या बात कर रहे हो, डिक्रीज ग्रेजुअली बट द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट रिमेन सेम। अब बात करते हैं डीसीटी की, बात करिए अपन ने भाई। डीसीटी में क्या होता है, फर्स्ट हाफ ऑफ डीसीटी की बात करो, इट इज प्रॉपर्टीज आर थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। यानी देखो अपन ने बोला था कि लूप ऑफ हेनले है ना, उसमें दो सेगमेंट होते हैं, थिन और थिक। ऊपर वाले होते हैं थिक, नीचे वाले होते हैं थिन, ठीक है। मीन्स यानी ये क्या करवाता बेटा, इनका रीअब्सॉर्ब करवा लेता है एक्टिवली। किस किस का, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड आयन का। H2O इज नॉट रीअब्सॉर्ब, नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी बात कर ही रहे हैं ना अपन कि पहला हाफ है जो इसके जैसे काम करता है, सेकंड हाफ क्योंकि यहाँ पे आयनों का रीअब्सॉर्ब हो रहा है। H2O is not reabsorbed, the filtrate become ever more dilute। कितना भाई, therefore this region is known as diluting segment। अपने बात करी थी, इसको क्या बोल रहे हो आप, diluting segment बोल रहे हो। चलो एक क्वेश्चन कि जो यूरिन होता है वो फिल्ट्रेशन से कितना गुना कंसंट्रेट होता है, डाइल्यूट होता है, हाँ बताओ कितना परसेंट, कितना गुना रहता है। 4 मल, 4 टाइम, ठीक है। देखो सेकंड हाफ क्या करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम एंड सिक्रेशन पोटेशियम आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। भाई एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अंडर इन्फ्लुएंस एडीएस। तो ये दो हार्मोन याद रख लेना, ये डीसीटी के सेकंड हाफ और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं। सिक्रेशन क्या करते हैं, भैया ये गंदी वाली चीजें का सिक्रेशन करवा दो तीनों का। एंड एब्जॉर्प्शन किसका करवा लो, ये पीएच बैलेंस करता है भाई। कलेक्टिंग डक्ट पे आ जाओ, सेम डीसीटी का सेकंड हाफ सिक्रेशन इनका भाई पीएच आयनिक बैलेंस के लिए, ठीक है। यूरेज ऑल्सो इनटू मेडुलरी इंसिडेंट फ्लूइड, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, कि कैसे आप इनको बैलेंस कर रहे हो भाई, कैसे आप इनको क्या कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। अपन सारी चीजें कर चुके हैं। ये क्वेश्चंस हैं, देखिए एक क्वेश्चन है भाई, देखो हाउ मेनी टाइम इज द कंसर्न, मैंने लिख दिया तो पहले इसलिए मैंने पूछा है कि उस टाइम पे आपको ध्यान रहे। तो कितना आएगा भाई इसका, 4। देखो कैसे आंसर भी लिखा दिया मैंने कि इनिशियल फिल्ट्रेट कितना होता है, उसकी कंसंट्रेशन 300 रहती है, ओस्मोलरिटी सॉरी, और यूरिन की 1200 रहती है। तो 1200 डिवाइड 300 और कितनी आ गई भाई, 4 टाइम आ गई है, ठीक है। और यूरिन की पीएच रहती है एसिडिक, किसकी वजह से रहती है एसिडिक, यहाँ पे क्या डाल रखे हैं आपने, एच आयन डाल रखे हैं बहुत सारे भाई, क्या डाल रखे हैं आपने यहाँ पे, बहुत सारे एच आयन डाल रखे हैं इसकी वजह से। तो देखो मेडुलरी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन। मैं पहले बता चुका हूं कि जो मेडुला होती है उसकी जो आप 300 से 1200 ये मिली ओस्मोलरिटी जो आपने रखी हुई है, ये किस लिए है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करवा लो, आयनों का एब्जॉर्प्शन करवा लो, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट एंड लूप ऑफ हेनले, देखो हाउ इट इज मेंटेन, क्वेश्चन था ना ये पहले, मिलियोस्मोल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे मेंटेन होती है, कैसे बनी है, और ये क्या है कि हाउ इट इज मेंटेन, ये मेंटेन कैसे रहती है। अब ये मेंटेन कैसे रहती है, तो बनी तो कैसे, वो तो मैंने आपको बता दिया। अभी मेंटेन कैसे रहेगी, उसके लिए आती है काउंटर करंट मैकेनिज्म भाई। क्या आती है, एक काउंटर करंट मैकेनिज्म। वैसे ये मुझे ना एक पूरी और बतानी चाहिए थी, लेकिन अभी बात ही आ गई तो पूरा करते ही चले अपन वैसे भी सीक्वेंस में नहीं चल रहे, अपन चल रहे हैं कि टॉपिक वाइज, कि वो पूरी चीजें उसमें क्लियर हो जाए भाई एक साथ, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि कैसे मेंटेन रहती है, तो उसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखो काउंटर करंट का मतलब ये हो गया कि एंटी पैरेलल, एक की डायरेक्शन ये है ना, तो एक की डायरेक्शन ये अपोजिट। जैसे मैं कह दूं, वो करंट का मतलब तो हो गया धारा, करंट का मतलब क्या हो गया, धारा हो गया। तो देखो सड़क जो होती है ना, एक में साधन ऐसे जा रहे हैं, एक में ऐसे जा रहे हैं, तो ये जो है ना, ये काउंटर करंट है। ये क्या है, काउंटर करंट है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल उसको बोलते हैं। यानी इसमें कुछ ज्यादा तो इसमें से ले लो, इसमें से ज्यादा तो इसमें से ले लो। अब ये कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, ये देखते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे देखना,
कि अपन ने बोला था कि यहाँ पे रहती है वासा रेक्टा, क्या रहती है भाई, वासा रेक्टा रहती है। कहाँ पे रहती है वासा रेक्टा, जो लूप ऑफ हेनले होता है ना, उसकी यू शेप में पेरिटुबुलर जो कैपिलरी थी वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है, और ये आपका है लूप ऑफ हेनले है। तो देखो पहले तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में है कि नहीं है भाई, यानी पहली बात तो ये जो आपके लूप ऑफ हेनले हैं डिसेंडिंग, और ये क्या है एसेंडिंग, तो इनके बीच में ही है एंटी पैरेलल, तो एक काउंटर करंट मैकेनिज्म तो ये हो गई, एक काउंटर करंट मैकेनिज्म ये हो गई, एक काउंटर करंट मैकेनिज्म ये हो गई, समझ रहे हो ना। तो ये भी क्या है, काउंटर करंट है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसको बताएंगे अभी अपन। अब देखो यहां पे कह रहा है भाई कि इधर क्या है, देर आर टू काउंटर करंट, कितने काउंटर करंट है भाई, दो हैं। पहला कौन सा है, लूप ऑफ हेनले काउंटर करंट, तो देखो इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। क्यों बोलते हैं देखते हैं अभी। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ MOCG, मिली ओस्मोल सॉरी मेडुलरी ओस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लिख लेते हैं भाई, मेडुलरी ओस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ओके। अब देखो एक है वासा रेक्टा, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हो भाई काउंटर करंट एक्सचेंजर, यानी ये काउंटर करंट को ये एक्सचेंज करने वाली, मेंटेन मेडुलरी, दोनों ही मेंटेन तो वही कर रही है भाई, ये दोनों मेंटेन तो क्या कर रही हैं, वही कर रही है MOCG। तो देखो अब काउंटर करंट वाला देख लो आप, ये आप बहुत बार कर चुके हो कि ये कोटेक्स है, ये मेडुला है, ये 300 से आप कहाँ पहुंच गए भैया, 1200 पहुंच गए, इधर 1200 हो जाएगा, तो इधर से तो देखो वाटर निकल रहा है, इधर से वाटर निकल रहा है, इधर से आप किसको कर रहे हो बेटा, आयंस को एक्सचेंज कर रहे हो, आयोनिक एक्सचेंज होता है इधर, ठीक है। अब देखो काउंटर करंट मल्टीप्लायर, यानी वासा रेक्टा वाली बातें कर रहे हैं अपन इसकी, ओ लूप ऑफ हेनले वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले को क्या बोलो आप, लूप ऑफ हेनले को क्या बोलते हो, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, क्या बोल रहे हो आप इसको, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, किसको बोल रहे हो, लूप ऑफ हेनले को। तो देखो भाई क्यों बोले हो, एज द फिल्ट्रेट एट द फिल्ट्रेशन फ्लो अपवर्ड अलोंग द असेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले यानी ये क्या हो जाते हैं यहाँ पे, एक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं भैया, असेंडिंग में तो ये तो रीएब्जॉर्ब हो गए, सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन, ये इसकी बात कर रहा है भाई जिधर ऊपर जा रहा है, असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब की बात कर रहा है। यहाँ पे देखो रीएब्जॉर्ब आयंस आर रिलीज इनटू इंटरस्टिशियम मेकिंग इट कंसंट्रेट। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, ये वाली जो लेयर है ये आयनों का रीएब्जॉर्प्शन करवा रही है, ये आयनों क्या करवा रही है, रीएब्जॉर्प्शन, तो ये क्या कर रही है, रीएब्जॉर्ब कर रहा है तो कंसंट्रेट कर रही है कि नहीं कर रही, तो ये क्या करवाती है, कंसंट्रेट बनाती है। As new filtration flow down the descending limb of loop of Henle, as to is reabsorbed making filtrate concentrate, तो ये भी क्या करवा रहा है भाई, देखो चाहे तो तुम आयनों को एब्जॉर्ब करवा रहे हो तो भी यूरिन क्या हो, फिल्ट्रेशन क्या होना, कंसंट्रेट, चाहे तुम पानी निकाल रहे हो तो भी क्या करना चाह रहे हो आप, कंसंट्रेशन करना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो उससे कंसंट्रेशन रेट उसके मोर कंसंट्रेट होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, ठीक है। एज दिस कंसंट्रेशन फिल्ट्रेशन फ्लो अपवर्ड मोर, ये आर एक्टिवली रीअब्सॉर्ब मेकिंग द इंटरस्टिशियम मोर कंसंट्रेटेड। भैया पैसे देके एनर्जी ले लेके भी इसको क्या करवा रहे हो, हार्ट अटैक आएगा क्या, किडनी में हार्ट अटैक आने वाला है। इवन मोर कंसंट्रेट which is then which in turn cause reabsorption of ever more water from the descending limb. This make the filtrate further concentrate which enter into ascending limb। ठीक भाई, पानी निकाल के आप ascending limb में डाल रहे हो तो कंसंट्रेट ही कर रहे हो। more concentration enter in the ascending limb, more reabsorb। भाई ये तो काम की चीज तो आप reabsorb कर रहे हो, it turn cause more reabsorb water मेकिंग फिल्टर एंटरिंग इनटू असेंडिंग लिम्ब मोर कंसंट्रेट। भाई आप क्या कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, आप इसको क्या करवा रहे हो, मल्टीप्लाई करवा रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो, तो इसको मल्टीप्लायर बोल दिया आपने कंसंट्रेशन को, ठीक है। ये वाला देख लो, यहाँ से आपने क्या करा है, वाटर
रीअब्जॉर्ब कर लिया, वाटर क्या कर लिया आपने, रीअब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ से आयन काम की चीजें थी वो निकाल ली भाई आपने, ठीक है। अब ये आप कहाँ डाल रहे हो, वासा रेक्टा में डाल रहे हो। देखो वाटर है तो इसको डाल दिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे डाल, क्यों डाल दिया अभी इसकी बात करेंगे अपन अभी, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो 300 आ रहा था, यहाँ पे तो आपने ज्यादा थी, तो यहाँ से देखो ये आयंस इसमें ले लिया, काम काम की चीजें ले लिया, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन होता जा रहा है यहाँ पे, ये वासेरेक्टा की बात है। कंसंट्रेशन 1200 पहुंच गया, 300 से आया था 1200 पहुंच गया, यहाँ पे 1200 से था, ये 300 पहुंच गया, डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो यहाँ पे जाएगा ये 300 तक पहुंच जाएगा भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाटर लेता रहेगा, इधर से वाटर लेता रहेगा, समझ गए क्या। चलो ठीक है, अब देखो वासेरेक्टा वाली बात है ये आगे जो आपने ऊपर पढ़ा, इट हेल्प मेंटेन medullary osmotic concentration gradient. The descending limb of Vasarecta absorbs sodium chloride, potassium from interstitium, while release water into interstitium. The osmotic concentration of blood at the bottom of descending limb, ये मैंने आपको बता दिया भाई 1200 मिली ओस्मोल पर। ये सारी चीजें वही हैं जो अपन ने बता दी हैं भाई। अब देखो कि रेगुलेशन कैसे करते हैं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, तो ये अपन देखते हैं बेटा कल, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये आपको हेल्पफुल हो रहा है तो इसको ना शेयर करें भाई, और थोड़ी हेल्प करें, शेयर करोगे कुछ लोग, ज़्यादा लोग देखेंगे तब और ज़्यादा कुछ करने का मन करेगा, ठीक है। थैंक यू अगेन।